हेलो जी, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक और जबरदस्त रिवीजन के साथ मैं आप सबके सामने आया हूं। आप सभी जानते हैं सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एक मेगा रिवीजन सीरीज चल रही है। एक एक करके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और आज हमारी बारी है दो लगातार साथ में टॉपिक पढ़ने की, जिसमें से पहला चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और दूसरा है कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई अलग से ऐसा डिमार्केशन नहीं होगा, साथ में ही होगा, लेकिन हाँ दोनों को मिक्स ऐसा किया है कि भाई कुछ सवाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आएंगे, कुछ सवाल कैपिटल स्ट्रक्चर के आएंगे। अब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं कि एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एंड इसीलिए जो नोट्स भी हैं वो काफी बड़े बने हैं। आप देख सकते हैं नोट्स की लेंथ ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि यार बड़े सवाल भी होते हैं, दूसरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ ज्यादा है। आपने इससे पहले डिविडेंड का रिवीजन किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, चैनल पे ही है। डिविडेंड के रिवीजन में जाकर के ऑब्जर्व कीजिए, छोटी सी क्लास थी। आज ऐसा नहीं होगा, आज एक रिलेटिवली बड़ी क्लास होगी और इस बड़ी क्लास में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। वो बच्चे कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जो कह रहे थे भैया थोड़े हार्ड सवाल कराओ, थोड़े हार्ड सवाल कराओ। क्योंकि पिछले टर्म्स में या दो टर्म्स में कह सकते हैं, दिसंबर 22 और जून 23 में गजब का लेवल का क्वेश्चन सेट हुआ फॉर सीएमए एफएम 2016 सिलेबस, जिसका अनुमान है कि 2023 के भी सिलेबस, सॉरी 2022 के भी सिलेबस में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सो विद द मोमेंटम हो सकता है इंस्टीट्यूट हार्डर सवाल सच में पूछ भी ले, लेकिन फिर भी आप सभी जानते हैं यार, मैं वकालत करता हूं कि हार्डर सवाल अपनी जगह इजियर सवाल को बनाने की ताकत दिखाइए। अगर आप इजी सवाल एग्जाम में बना लोगे तो आपसे सब कुछ बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इतने बच्चों ने रिक्वेस्ट किया हुआ था तो मैं चूकूंगा नहीं। आज के अपने इस रिवीजन नोट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं धुरंधर लेवल के सवाल, ऐसे जिसमें आप लास्ट में हाथ जोड़ लोगे कि भैया छोड़ दो इन सवालों को। लेकिन फिर भी कहां तक लेवल जा सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो जरूर आपके सामने रखा जाएगा। क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल है और जितने क्वेश्चंस मैं आज एडिशनली भी लेकर के आ रहा हूं, अंदर की बात बता दूं, ये सब आने के चांस ज्यादा है एग्जाम में। हाँ, अब मैंने पेपर सेट तो नहीं किया, पर जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट के तेवर हैं, इजी क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, नरम क्वेश्चन दे ही नहीं रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उससे एग्जाम में कुछ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस लेक्चर की, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर की शुरुआत में ही सबसे पहले इसके एक बार फॉर्मूलों का ब्रशअप कर लेते हैं। जैसा लास्ट दिन हुआ था वैसे ही अभी होगा। डिविडेंड डिसीजन को लेकर के मैंने आपको जरा सा भी, ध्यान रखिएगा, जरा सा भी ऐसा ना फील नहीं कराया कि क्लास स्लो चल रही थी। सेम चीज यहां होगी, मैं क्लास स्लो नहीं होने दूंगा। आफ्टर ऑल इट इज अ रिविजन, फास्ट पेस पे होगा। नंबर 2, फॉर्मूले सारे नहीं पढ़ाए जाएंगे। सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं तो पहले भी रिविजन्स लिए हुए हैं, चैनल पे जाइए, भटकिए थोड़ा सा, यू विल गेट ऑल द रिविजन, जिसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगे। जाइए, जाके चेक करना है करिए। लेकिन आज मैं उन फॉर्मुलों को जरूर ब्रशअप कराऊंगा जो कि आज की क्लास के लिए जरूरत है और एग्जाम में ज्यादा टेस्ट होते हैं। तो उन सारे फॉर्मुलों को फटाफट ब्रशअप करने के लिए इसी शीट के एकदम लास्ट में आपको फॉर्मुलों का भी एक लिस्ट दिख रहा होगा, उस पे चलते हैं। बाय द वे, गोज विदाउट सेइंग, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं इंक्लूडिंग टुडेज नोट्स, तो जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जिन्होंने प्रिंट करा के रखा है बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले तो यार फॉर्मूले खोल लेते हैं। तो है वी हैव द फॉर्मूले। ओके, आओ जी, सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं। और फॉर्मूले में देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला मुझे दिख रहा है कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे हम ऑर्थोडॉक्स तरीके से क्लास में करते हैं सवाल और क्लास में करते हैं फॉर्मूले का डिस्कशन, वैसा एकदम भी नहीं है। मैं आपको सीधे दो एकदम बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूं जो एग्जाम में टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे। नंबर 1, पहला तो केडी कैलकुलेशन होगा स्ट्रेट अवे फ्रॉम द परसेंटेज गिवन। आमतौर पे आपने ऐसा देखा होगा, सवालों में दिया हुआ रहता है 10% डिवेंचर और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, तो सीधा केडी 7% पकड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं। होता है ना ऐसा सवालों में? एग्जैक्टली exactly. ये है पहला वेरिएंट, जहां पे कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उसको 1 - t से मल्टीप्लाई करना है और वही आपका केडी हो जाएगा। वैसे इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट आस्क्ड वेरिएंट है वो है हमारा पूरा अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले में हम लेते हैं इंटरेस्ट इंटू 1 - t और फिर उसमें ऐड करते हैं आरवी माइनस आईपी डिवाइडेड बाई एन। हेयर आरवी इज रिडेम्पशन वैल्यू, आईपी इज इशू प्रोसीड्स। कई और छोटे छोटे रूल्स हैं इसमें, जैसे कि इशू प्रोसीड्स कैलकुलेट करते वक्त अगर सवाल में फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो कृपया करके माइनस कर दीजिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम इशू प्रोसीड्स, नॉट फ्रॉम रिडेम्पशन वैल्यू। भैया ये सब लिखा क्यों नहीं है? अरे रिविजन है बाबा, क्लास होती तो सब लिखवा भी देता, पर रिवीजन में ऑब्वियसली इतना नीड नहीं है। एक बार याद दिला दिया, हाँ फ्लोटेशन आया तो आईपी में ट्रीट करना, रिडेम्पशन में ट्रीट मत करना।
दूसरा, इसको डिवाइड करेंगे बाई आरवी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2। याद रखिए कि ये जो फॉर्मूला है ये एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है, इससे आपका काफी हद तक भला हो सकता है अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो। हालांकि इसका एकदम तगड़ा जो तैयारी है वो तो होता है आईआरआर मेथड से। आईआरआर मेथड में आप सारे कैश फ्लोज को लिखते हैं और कैश फ्लोज लिखने के बाद उसका आईआरआर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आज की क्लास में मैं कवर कराऊंगा, हालांकि ये टॉपिक कैपिटल बजटिंग का है, वहां पे भी कर लेंगे रिवीजन। पर आज काफी सारे सवाल हम ऐसे करेंगे जिसमें आईआरआर मेथड से हम केडी सॉल्व करेंगे, और यही तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मुझे इस बार लग रहा है कि इंस्टीट्यूट आपको केडी कैलकुलेट करने के लिए तगड़े सवाल सेट कर सकता है, जहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल्स टटोले जाएंगे और वहां आप सभी घुटने टेकते दिखोगे। तो आइए उसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यार ये एकदम केडी जैसा है, द ओनली डिफरेंस इज यहां पे आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट करना नहीं पड़ता। पहला, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें लिखा हो रहेगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और हम केपी को 9% ले लेंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जो लिखा है सीधा ले लो। ऐसे कई सवाल होंगे, तो ये याद रखना, जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ रहेगा ले लेना एज योर केपी। बट कुछ एक सवाल में अपने को भी अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी पीडी प्लस आरवी माइनस आईपी डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई पीवी प्लस आरवी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2। अब ये फॉर्मूला अपने केडी वाले फॉर्मूले से एकदम मिलता जुलता है। द ओनली डिफरेंस इज ऊपर इंटरेस्ट में आफ्टर टैक्स डिडक्शन हो रहा था और यहां पे आफ्टर टैक्स डिडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक है सीएपीएम। सीएपीएम होता है आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो आरएम माइनस आरएफ है इसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब कई बच्चे मार्केट रिस्क प्रीमियम सुन करके भी उसे आरएम ही कंसिडर करते हैं, वहीं पे बहुत बड़ी गलती होती है। आई होप ऐसी गलती आज की क्लास में मैं आपसे करा पाऊं, लेकिन यस ये याद रखना, आरएम इज रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, आरएफ इज रिस्क फ्री रिटर्न एंड आरएम माइनस आरएफ इज रिटर्न इज मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्लियर? यहां पे बीटा है, बीटा को मल्टीप्लाई करना है मार्केट रिस्क प्रीमियम से और आरएफ ऐड करना है, ये है सीएपीएम। बाद बाकी एक और फॉर्मूला है विच इज गॉर्डन मॉडल, विच इज D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। हियर D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 इज एक्स डिविडेंड प्राइस। भाई बहुत हाई फाई बोल रहे हो भैया आज। अब एक्स डिविडेंड मैं बोल रहा हूं, सवालों में परेशान नहीं करेगा, पर ये होता है एक्स डिविडेंड प्राइस और G होता है ग्रोथ रेट। वैक की कैलकुलेशन आसान है, अगर आपके पास में सबके वेट्स हैं और सबके कॉस्ट हैं तो बस आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़ दीजिए, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सुपर सिंपल, सुपर इजी, आराम से होगा। इसके अलावा आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां पे गजब का गेम खेल सकता है इंस्टीट्यूट, क्योंकि इधर अधिकतर बच्चे फंसने वाले हैं। पहली बात याद रखो कि आमतौर पे तो केएस और के इक्वली होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन है। पहला फ्लोटेशन कॉस्ट। जब सवाल में सॉरी जब सवाल में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ रहे तो उस केस में देयर कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन केई एंड केएस, ध्यान रखना है। नंबर 2 पर्सनल टैक्स रेट, सवाल में पर्सनल टैक्स रेट दे तो उस समय भी ध्यान रखना है। नंबर 3 ब्रोकरेज, अगर ब्रोकरेज भी सवाल में दिया हुआ है तो इस समय भी ध्यान रखना है। इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं जिसपे गौर कीजिएगा। पहला फॉर्मूला तो गॉर्डन वाला ही फॉर्मूला है, बस डिफरेंस इतना है कि के ई के जगह हम के एस कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो P0 है वो P0 में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना है। अब कुछ बच्चे गलत सुन रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हाँ हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना, अरे नहीं करना है। के ई कैलकुलेट करते वक्त माइनस करना है, पर यहां पे नहीं करना है। इसके कुछ सवाल हमने बनाए हुए हैं क्लास में भी। इसके अलावा KS इज इक्वल टू के इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। अब आपने के इंटू 1 माइनस टीपी तक तो सुना है, लेकिन ये 1 माइनस बी कहां से आया? भाई एक सवाल आज मैं कराने वाला हूं जिसमें ब्रोकरेज भी दिया हुआ रहेगा और ये भी फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले को यहां प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसे आमतौर पे इसको लेकर के कंफ्यूजन भी रहती है, कई लोग इस फॉर्मूले को के ई इंटू 1 माइनस टीपी माइनस बी भी लिखते हैं, वो रॉन्ग है, यही सही है। दिस इज के इंटू 1 माइनस टीपी इंटू 1 माइनस बी। क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, से उन्हीं को कवर कर रहा हूं, जैसे कि इनडिफरेंस पॉइंट। एग्जाम में इनडिफरेंस पॉइंट के सवाल आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट टर्म हुआ उसमें इनडिफरेंस पॉइंट का सवाल आया, कितना सही कितना गलत उस पर डिबेट बहुत हुआ। मैं उस डिबेट को खत्म कर दूंगा आज, लेकिन इतना कह देता हूं कि भाई
सवाल पूरा समझो कैसे बनता है। इन डिफरेंस पॉइंट में आपको दो प्लान दिए हुए रहते हैं, दोनों के ईपीएस आपको इक्वेट करने होते हैं और EBIT की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। द लेवल ऑफ EBIT एट विच EPS अंडर द टू प्लान्स इज इक्वल, दैट इज टर्म्ड एज इंडिफरेंस पॉइंट। अब इंडिफरेंस पॉइंट के लिए EPS का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दिस इज EBIT माइनस इंटरेस्ट। जैसे आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं आ जाता है EBT यानी कि PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है पैट। पैट में से माइनस करते हैं PD यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आता है पाफेश। पाफेश in the numerator divided by number of equity shares will give you your EPS। तो ये आ जाएगा EPS का एक बेसिक सा फॉर्मूला। अब इधर एक आधा जगह ऐसा हुआ है, अपने बुक में भी हुआ है, कि जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो यार EBIT दोनों साइड से कट जाता है। जिन बच्चों ने लास्ट टर्म दिया उनको पता है किस चीज की बात हो रही है। पर हाँ, अगर आपके इक्वेशन में दोनों साइड से EBIT कट जाए एंड यू आर लेफ्ट विथ नो फर्दर इंफॉर्मेशन टू वर्क ऑन, तो घबराइएगा नहीं, पैनिक मत कीजिएगा। उसका मतलब भी होता है, उसका मतलब यह होता है कि इस सवाल में इनडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। इनडिफरेंस क्या होता है पता है? जहां दोनों प्लान आके मिले, अरे भाई वो मिल ही नहीं रहे, दोनों इनडिफरेंट कभी हो ही नहीं पा रहे। तो दोनों पैरेलल प्लान्स जब होते हैं, क्लास में डिस्कस किया हमने, पैरेलल प्लान्स जब होते हैं तो उस केस में उसका इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और सोचते हैं सवाल गलत है। सवाल नहीं गलत था, मैं अभी प्रूव कर दूंगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है, PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस इंटरेस्ट। इसके पीछे का कानून भी है, अगर वो मैं आपको समझाने जाऊं तो समझा सकता हूं, बट ठीक है अभी रहने दो। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट। अभी फिलहाल नो टैक्स वर्ल्ड में आपको समझा रहा हूं। नो टैक्स वर्ल्ड यानी कि जब टैक्सेस नहीं है तो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं। जैसे वैल्यू ऑफ द फर्म इज EBIT बाई KO। अब इससे आप KO का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। KO इज इक्वल टू EBIT बाई वैल्यू ऑफ द फर्म। इससे आप EBIT का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। EBIT इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू KO। तो एक के बहाने तीन फॉर्मूले आपको यहां रखे जा रहे हैं। वैसे ही यहां पे वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाई K, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट बाई KD, एंड फाइनली वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। अगर आप इतना याद रख पाओगे तो बहुत सारे सवाल कैपिटल स्ट्रक्चर के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा MM मॉडल। अगर हम MM मॉडल की बात करें तो इसमें विथ टैक्सेस में ही पढ़ने में मजा है भाई, बिना टैक्सेस के पढ़ने में कोई मजा ही नहीं है। उसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी, बट यहां पे आपका वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज अ लिटिल मोर देन वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी, एंड वो जो डिफरेंशियल है वो है डेट इंटू टैक्स रेट। डेट इंटू टैक्स रेट, ये जो डिफरेंस है ये वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी को वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी से ज्यादा कर देगा। नंबर 2, इधर आपको KE कैलकुलेट करने को अगर पूछे ऑफ द लेवरेज कंपनी तो एक गंदा सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से ये पूरा कैलकुलेट हो सकता है। वैसे ये गंदा सा फॉर्मूला अभी देखने को मिल रहा है, मैंने इसको क्लास में आपको प्रॉपर वैक के फॉर्मूले को तोड़ तोड़ा करके बना के दिखाया है। तो अभी फिलहाल गंदा लग रहा होगा, बट अभी याद ही कर लो, उसके यार एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। एंड फाइनली मेरा छोटा सा डिस्क्लेमर, अभी तक जितने हमने फॉर्मूले पढ़े उनको सुन करके आपको अगर ऐसा लगा कि पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो चुका है, तो जवाब है नहीं। कई सारे फॉर्मूले हैं जिसको हमने इन द प्रोसेस छोड़ा है, एंड आज से उतने मतलब की बातें कर रहे हैं जिससे आज का प्रैक्टिस सेशन हमारा हो जाए। इसीलिए इस रिविजन सेशन में ये फॉर्मूलों को लेकर के आप एग्जॉशन ना माने। बट अगर हम अब प्रैक्टिस की बात करें तो यार प्रैक्टिस में बहुत होय हंगामा होने वाला है, क्योंकि हम प्रैक्टिस में करने वाले हैं पास्ट टर्म पेपर के सवाल, वो भी उस टर्म के भी जिस टर्म पे टिपिकली मैं भी स्टूडेंट था। ठीक है, हम उस टर्म तक जाएंगे। सो नंबर 1, पास्ट टर्म पेपर्स को एग्जॉस्टिवली कवर किया जा रहा है, सो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि एग्जाम में लेवल क्या रहता है। पर क्योंकि पिछले 2 टर्म्स में कह सकते हैं आउटलायर पोजीशन बन गई, एग्जाम जैसे आते थे उससे ज्यादा हार्ड आए, तो मैं आपके लिए कुछ एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं। ये एडिशनल सेट ऑफ क्वेश्चंस एक बहुत ही धमाकेदार किताब से है, और वो किताब का नाम है PC तुलसियान। क्रेडिट दे देता हूं आज मैं PC तुलसियान की किताब से मैंने ये क्वेश्चंस आज लिए हैं। ग्रेट क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसकी प्रैक्टिस जो है एडिशनल क्वेश्चंस की, वो थोड़ी लेटर स्टेज में आएगी। शुरुआत में एग्जाम में जैसे आमतौर पे क्वेश्चंस आते रहे हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी का अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि एग्जाम लायक भी हमारी तैयारी है कि नहीं, और फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस हम कर सकते हैं कि नहीं, उसकी भी बात हो जाएगी। वैसे
ठीक है, मजाक की बात अपनी जगह है, कुछ सवाल जरूर टेक्निकल है, बट मेजरली आप भी जो प्रैक्टिस करने वाले हम क्वेश्चंस वो बहुत इजी होने वाले हैं, मजा आने वाला आपको करने में। मैं तो जब शीट पे अपने भी रिहर्सल्स कर रहा था, और हाँ रिहर्सल्स हम लोग भी करते हैं भाई, एट द एंड मुझे कैमरे के सामने बोलना है ये सब, करेक्ट। सो जब मैं भी जब अपनी पूरी रिहर्सल्स कर रहा था तो मैंने भी ऑब्जर्व किया दैट मोस्ट क्वेश्चंस कैन बी टैग्ड एज इजी और वेरी इजी। गुड या वेरी गुड क्वेश्चंस बहुत कम है, एंड इसी चीज को मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्फिडेंस मैं आप तक पास ऑन कर सकूं, और अगर ये हो जाएगा तो आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस। चलो जी, पहला सवाल आप देख सकते हैं आपके सामने है, और एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा सवाल है। यह है जून 2023 में आया हुआ 6 मार्क्स के लिए सवाल फ्रॉम द चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। सवाल में आप देख सकते हैं हमें फंड की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की। एक प्लान हमारे पास ऐसा है जिसमें हम 40% पैसे इक्विटी से लेकर के आएंगे, लेकिन एक शर्त है कि इक्विटी को 10 रुपए के जगह 20 रुपए पे इशू करेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि 10 लाख का 40% होता है 4 लाख रुपए। इस 4 लाख रुपए को अगर आप 20 रुपए पर शेयर पे इशू करें तो आपको 20,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। कैसे है फिर से समझा देता हूं। प्लान 1 ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आपके आएंगे इक्विटी से, क्योंकि ये 20 रुपए में इशू हो रहा है। अरे है वो 10 रुपए का, इशू हो रहा है 20 में, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो आप, तो आपको टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स यहां पे इशू करने होंगे वो होंगे 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स आर नीडेड टू बी इशूड हियर, ठीक है। बाकी भैया 6 लाख रुपए कहां से आएंगे? बाकी 6 लाख रुपए आएंगे डेट से, जिसके लिए आप इंटरेस्ट भरोगे 60,000 रुपीज का, ठीक है ना। 6 लाख रुपए पे 10% का इंटरेस्ट है, सो आपको 60,000 का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ये है आपके लिए प्लान नंबर 1। फिर आता है प्लान नंबर 2। प्लान नंबर 2 में बोलता है कि अगेन 4 लाख रुपए तो आप इक्विटी से ही वसूलोगे, और वहां पे वापस 20 रुपए में ही शेयर इशू हो रहा है, सो 20,000 शेयर्स यहां पे इशूड होंगे। यहां पे भी सेम सिचुएशन है, बचा लो, फर्स्ट लाइन एकदम सेम है, लेकिन अब की बार 50% यानी कि 5 लाख रुपए आप डेट से उठाओगे। उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 10% है, यानी कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा 50,000। एंड बाकी 1 लाख रुपए कहां से आएंगे जी? बाकी 1 लाख रुपए आएंगे आपके प्रेफरेंस से, और प्रेफरेंस से जो 1 लाख रुपए आएंगे उस पे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड चुकाना होगा 15,000 का, 15,000 का। याद रखिए लास्ट वाले में 1 लाख रुपया बैलेंस फिगर है, वो बैलेंस पे आपको 15% का प्रेफरेंस शेयर इशू करना है। प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे 15% का, तो 15,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। अब आपके पास सवाल में नंबर ऑफ शेयर्स है, ईबीआईटी नहीं है, इंटरेस्ट है, पीडी है, सब कुछ है, बस एक फॉर्मूले में डालने की देरी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला, तो भाई फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपको फॉर्मूला बनाना है ईबीआईटी, अगर कोई इंटरेस्ट है प्लान में जो कि दोनों प्लान्स में है तो वो माइनस कीजिएगा, फिर उसमें से 1 माइनस टी की ट्रीटमेंट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर पीडी है तो माइनस करेंगे। क्लियरली पहले वाले प्लान में ना पीडी नहीं है, तो वहां पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी विल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये काम जैसे प्लान 1 के लिए करेंगे, सिमिलरली प्लान 2 के लिए करेंगे। प्लान 2 में खास बात यह है कि आपके पास इंटरेस्ट भी है, पीडी भी है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी है। अल्टीमेटली दोनों प्लान्स में जो ईपीएस आ रहा है उसको आपको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद आप पाएंगे कि ईबीआईटी ही कट गया है। ईबीआईटी कटने का मतलब हो गया कि इस सवाल में इन दोनों प्लान्स के बीच में कोई इनडिफरेंस पॉइंट था ही नहीं। इंडिफरेंस पॉइंट ना होने का मतलब यही हुआ कि भाई दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं, दोनों एक दूसरे से मिलती ही नहीं है, तो इंडिफरेंस कभी हो नहीं पाता। क्लियर? ये है आपके लिए सिचुएशन। यहां क्लियरली लिखा है ईबीआईटी इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। डन, गुड। ये लो जी, हो गया है। जून 2023 का सवाल कंप्लीट हो गया है। अच्छा हाँ, एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं मैं कि ये सवाल जो मैंने अभी सॉल्व कराया अभी तक
मेरे ख्याल से ना इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर इस पेपर के लिए अभी तक नहीं लाया है। कुछ पेपर्स के आने लग रहे हैं पर इसका अभी तक नहीं आया। तो मेरा जो आंसर है उसको एक टेंटेटिव सॉल्यूशन मानिएगा। मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, पर मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली करेक्ट होगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज जून 2023। नेक्स्ट अप इज जून 2023। वापस जून 2023 में 3 मार्क्स का एक सवाल आ गया था। अब ये 3 मार्क्स सुन करके खराब लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, और 2-4 बातें बोल ही देता हूं साथ साथ। कभी भी किसी वक्त पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भैया हमें समय नहीं दे रहे सवाल पढ़ने का, तो आप जब भी सवाल शुरू हो उस समय इस लेक्चर को पॉज कर सकते हैं। मैं अननेसेसरली यहाँ पे अपना टाइम भी किल नहीं कर सकता। एकदम नवंबर मंथ है, सुपर प्रेशर है, मुझे भी पता है हर मिनट मेरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी। तो मैं यार टाइम जरा सा भी वेस्ट नहीं करूंगा। दीज लेक्चर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन यूट्यूब, तो आपके पास एक फैसिलिटी है, प्लीज इसको पॉज करें, अपने सवाल आराम से पढ़ लें एंड देन आप शुरू करें अपने सॉल्यूशन को। बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दूसरी बात और याद आ गया यार, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये मत सोचना कि आपके ये दोनों चैप्टर रेडी हो गए। आपको इस पूरी शीट को खुद से वापस सॉल्व करना होगा। जी, आपने वीडियो पूरा देख लिया, अब खुद से सवाल सॉल्व कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। और जो सोच रहे हैं नहीं सिर्फ वीडियो देख करके जाएंगे, हम तो एग्जाम में जाके चीरफाड़ मचा देंगे, तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहां बोल रहा है कैलकुलेट करो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द फर्म रिक्वायर्स 20 लाख रुपए फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। इसका टारगेट डेट है 33.5 ऑफ इक्विटी। यहां अधिकतर बच्चे पहली लाइन में यहां गलती कर देंगे। अधिकतर तो नहीं, आजकल बच्चे थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, बट यार कम से कम 30 से 40% बच्चे यहां फंसने वाले हैं। और वो वेट ऑफ डेट को 0.3333 ले लेंगे और वेट ऑफ इक्विटी को बाकी ले लेंगे। अगर आपने ये काम कर दिया वहीं पे गेम खल्लास। यही चीज पकड़नी है कि भाई अपना इक्विटी जो है उसका 1/3 होगा डेट। तो अगर इक्विटी है 3x, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो डेट होगा x, तो दोनों मिला के हमको 20 लाख रुपए की दरकार है। तो 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5। यानी कि एकदम स्पष्ट तौर पे समझ में आ रहा है कि भाई यहां पे आपका इक्विटी आएगा 15 लाख रुपए का, डेट आएगा 5 लाख रुपए का, और आपकी जो कंडीशन है दैट डेट शुड बी 1/3 ऑफ इक्विटी, वो फुलफिल हो रही है। अब मुझे पता है कई बच्चे बोलेंगे एलजेब्रा नहीं पसंद है। एलजेब्रा नहीं पसंद है तो लो भाई, गंदा वाला तरीका भी आपके लिए लिखा है, आपको जो मंजूर ले लो। अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं एलजेब्रा वाज बेटर, है ना, एक्स लेकर के करना इज इजियर। इक्विटी को मान लिया 3x, डेट हो गया x, तो फिर जाहिर सी बात है टोटल कैपिटल 4x इज इक्वल टू 20 लाख, x इज इक्वल टू 5 लाख। तो डेट आ गया 5, इक्विटी आ गया 15। अब इनका प्रॉपर वेट्स निकालो। इनका वेट्स निकालने जाएंगे तो डेट का वेट आएगा 0.25। 20 लाख में से 5 लाख कितना परसेंट होता है? वो होता है 25%। वैसे ही 15 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख आएगा 0.75, दैट विल बी वेट ऑफ इक्विटी। आगे सवाल में ये बोला है कि जो अपना डेट है वो डेट 10% पहले 2 लाख पे और फिर 13% उसके बाद में लागू होगा। ठीक है, इसका यार मतलब नंबर याद है मेरे को, ठीक है, क्लास में किया हुआ सवाल है। पहले 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट होता है 20,000 रुपए, और अगले 3 लाख रुपए पे 5 लाख का डेट है ना, पहले 2 लाख अलग, अगले 3 लाख पे इंटरेस्ट होता है 13%, तो ये हो जाएगा 39,000। टोटल इंटरेस्ट पेड इज 59,000 ऑन अ लोन ऑफ 5 लाख रुपीस। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 11.8%, ये प्री टैक्स है। ठीक है, योर इफेक्टिव रेट इज 11.8%। नाउ सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडीइंग फ्रॉम मी, उनके लिए प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट होगा। वो लोग दोनों को अलग अलग डेट ट्रीट करते होंगे। अगर आप वैसे करते हैं देयर इज नो हार्म, वैसे कर सकते हैं। मेरी आदत है मैं क्लास में एवरेज करवाता हूं, और जो बच्चे क्लास किए अच्छे से, प्रैक्टिस अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको पता है हाँ भैया ये क्या हो रहा है, पता है तो चैट में डालो। चैट में या कमेंट में जैसे भी आप देख रहे हो प्लीज लिखो कि क्या आपको ये याद था, ये ट्रीटमेंट याद थी, किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। नहीं याद थी तो अभी याद हो गई, ठीक है, याद आ गया वापस। 11.8% हमारा प्री टैक्स यहाँ पे रेट आ रहा है। इसके अलावा सवाल में ये बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड की रेट है 5% और मार्केट रिस्क प्रीमियम है 12.5%। जो बच्चे यहां पे इसको आरएम पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं, समझ में आ रहा है,
ये मार्केट रिस्क प्रीमियम है, और मार्केट रिस्क प्रीमियम अगर 12.5 दिया है तो इसका मतलब ये आरएम नहीं है, ये है आरएम माइनस आरएफ। आरएम माइनस आरएफ है 12.5 और बीटा की वैल्यू दी है 1.2, टैक्स रेट अलग से 30। आपसे पूछा जा रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। तो यार ये आसान है, जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। हमारे पास आ गया वेट ऑफ डेट 0.25, हमारे पास आ गया वेट ऑफ इक्विटी 0.75, हमारे पास केडी आ गया 11.8%। तो हम केडी आफ्टर टैक्स जो है वो भी निकाल लेते हैं, दैट विल बी 11.8 इंटू 1 माइनस 0.30, सो दैट विल बी 8.26%। बाद बाकी के के लिए फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मेरा आर एम है 5, ये जो अंदर ब्रैकेट है उसी की वैल्यू है 12.5 इंटू 1.20, ये 20% आ रहा है दोस्तों, दिस इज 20%। सो के आ गया, के डी आ गया। अब दोनों का वेट्स भी है, मेरे को लगता है बड़े आसानी से हो जाएगा। सो दिस विल बी 0.25 इंटू 8.26 प्लस 0.75 इंटू 20। सॉल्व करके देख ले, मेरे ख्याल से आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। यू विल गेट योर आंसर वेरी वेरी इजीली। अब ये इतनी मेहनत सिर्फ 3 नंबर के लिए जरूर थी, बट ठीक है, आता रहेगा तो हो जाएगा, मेरा यही मानना है। अगर आपको आता रहेगा तो आप आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। बोलो बच्चे लोग, समझ में आया क्या आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। जिनको समय ज्यादा लग रहा है पॉज कर करके देख सकते हैं। दिसंबर 22, ये भी खतरनाक पेपर था, ये कोई आसान पेपर नहीं था। इस सवाल में बोला है कि 10 लाख रुपए हमको चाहिए नए प्लांट को बनाने के लिए, 40% इक्विटी से फाइनेंस करवा लेंगे, यानी 4 लाख रुपए इक्विटी से, बाकी बैलेंस 10% डेट। अब इसको भी पढ़ लेते हैं कई लोग, 10% डेट से पैसा आएगा। अरे भाई, बैलेंस पूरा डेट से आएगा, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, यानी यहां पे डेट का वैल्यू तो आएगा 6 लाख और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 60,000 रुपए का। प्लीज ठीक से पढ़ो सवाल। हाँ, ये प्लान नंबर ए। प्लान नंबर बी में 3 लाख रुपए इक्विटी से आएंगे, 6 लाख रुपए डेट से आएंगे और बाकी प्रेफरेंस से आएंगे 1 लाख रुपए। एकदम ऊपर वाला सवाल लग रहा है, सिमिलर है, सिमिलर। आपको यहां बोला है कि जो शेयर्स है उन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है, उनको 110% के प्रीमियम पे इशू होगा। कई बच्चे इसको 11 पढ़ने वाले हैं, ये 11 नहीं होगा, 21 होगा, 21। 10 रुपए की फेस वैल्यू प्लस 110% का उसके ऊपर प्रीमियम, तो ये टोटल वैल्यू हो जाती है 21। इस 21 में फ्लोटेशन कॉस्ट है 1 रुपी, वो माइनस होगा इसमें से, तो अब बची वैल्यू 20। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स में भी बोला है कि 100 रुपए की फेस वैल्यू है, प्रीमियम उसका भी 110% है, यानी वो इशू होगा 210 पे और उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट 10 रुपए है, तो उसका इशू प्राइस होगा 200। अब ये किस लिए काम आएगा समझा दूंगा मैं। बात बाकी बोला है कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो है 1 का, एक्सपेक्टेड सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट है 156.25, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 60,000, टैक्स रेट है 25%। देखो क्लियरली समझ में आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो आपको दिया है इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ा सवाल में तो ये आपके पास वैल्यू है। अब ये जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बात की बात है। इसके ऊपर की जितनी इंफॉर्मेशन है उससे पहले आप प्लान ए और प्लान बी को कम से कम एक बार कंस्ट्रक्ट कीजिए। सवाल में बोला है इन डिफरेंस पॉइंट बताओ बिटवीन प्लान ए एंड बी और सजेस्ट करो कौन से प्लान में ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है यार, फाइनेंशियल रिस्क बताने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा क्या? बनाना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। वैसे फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा किसमें यार, ये समझ में आ रहा है, बट ठीक है फिर भी बनाएंगे। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका प्लान समझते हैं। अभी तो प्लान समझ में ही नहीं आया होगा।
आओ जी, पहले प्लान ए आपको समझाता हूं, जगह बना रहा हूं यहां पे। प्लान ए, प्लान ए में 4 लाख रुपए आप अरेंज कर रहे हो इक्विटी से, 6 लाख रुपए आप अरेंज कर रहे हो डेट से। 6 लाख पे तो इंटरेस्ट आपका 60,000 रुपए ही आएगा, ये बात तय है, 10% का डेट है। इक्विटी में आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा ना, वो आएगा डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 20,000 शेयर्स। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको क्लियरली बोला था कि इक्विटी का फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम 110% और फ्लोटेशन 1 रुपए। तो कितने रुपए में इशू होगा? 20 रुपए में। आपको कितने शेयर इशू करने होंगे? 20,000 शेयर। बस सिंपल कैलकुलेशन। इन दोनों वैल्यूज की आपकी जरूरत थी, आपका काम हो गया। प्लान बी को समझते हैं। प्लान बी की अगर मैं बात करूं तो प्लान बी में दोस्तों सबसे पहले 3 लाख रुपए आपको इशू करवाने हैं इक्विटी से। उसके लिए सेम वही चीज है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 20 रुपए, तो आपको टोटल यहां पे 15,000 शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। 15,000 शेयर्स टू बी इशूड इन इक्विटी। नेक्स्ट 5 लाख रुपीज टू बी अरेन्ज फ्रॉम डेट। अगर डेट से 5 लाख रुपए अरेंज हो रहे हैं तो इंटरेस्ट का लगेगा 50,000 रुपए, इंटरेस्ट का लगेगा 50,000 रुपए, और बाद बाकी आपको 1 लाख रुपए अरेंज करने हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। तो इसके लिए आप इशू करोगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 200, ओनली 500 शेयर्स। ये मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात कर रहा हूं। सिर्फ 500 प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू करोगे, और 500 शेयर्स अगर आप प्रेफरेंस के इशू करते हो तो उनकी फेस वैल्यू सिर्फ 50,000 होती है। अब ये बहुत क्रिटिकल है, जिसने इस चीज को नहीं समझा वो गया। यहां पे जिस भी बच्चे ने ये सोचा कि प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 लाख रुपीज, आप गलत हो बच्चा। प्रेफरेंस विल बी कैलकुलेटेड ऑन 50,000 रुपीज, क्योंकि आपका बाकी 50,000 रुपए तो प्रीमियम की वजह से आपको मिला है। याद रखिए, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, आपने अगर 500 शेयर्स इशू किए हैं तो फिर ऐसे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैज बीन रेज्ड बाय द अमाउंट ऑफ ओनली 50,000 रुपीज। इस पे 15% का आपको मिलेगा प्रेफरेंस डेट, सॉरी प्रेफर्ड डिविडेंड, और तब जाकर के आपका यहां पे शायद 7,500 रुपीज का 7,500 रुपीज का आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 7,500 रुपीज ओनली। स्ट्रक्चर समझिए। बाद बाकी सवाल में आप सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे, ईबीआईटी का लेवल आएगा 1 लाख रुपीज। द लेवल ऑफ ईबीआईटी विल बी 1 लाख रुपीज। भैया क्या कर दिया यहां पे? क्या क्या कर दिया? अगर आपका डायरेक्शन सही रहेगा तो आप आराम से इतना सब कुछ कर पाएंगे। मैंने सिर्फ प्लान ए और प्लान बी आपके सामने ठीक से रखा। द ओनली प्रॉब्लम, अब देखो प्रॉब्लम्स गिनानी शुरू करता हूं, किधर भी फंसे आप बोलेंगे नहीं भैया हमारा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही ठीक से कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ठीक से कैलकुलेट नहीं हुआ तो आपका कंसंट्रेशन इशू है, वो गलत नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर आप मुझसे ये कहें भैया हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000 आ रहा था, चलो मैं मान लेता हूं, ये तो जेन्युइनली ट्रैप बिछाया था इंस्टीट्यूट ने, ट्रैप बिछाया, कुछ बच्चे फंसे भी होंगे एग्जाम में। मेरा अनुमान है इस एक ही ट्रैप में 70% बच्चे फंस सकते हैं। ये अगेन मेरा एक अंदाजा है, कोई वेरीफाइड क्लेम नहीं है, मैं आपको कोई नंबर के साथ है ना बस एक अंदाजे के लिए बता रहा हूं, लेकिन मेरे पास भी ऐसा कोई एकदम प्रूफ नहीं है। पर मुझे लगता है 70% बच्चे इसी एक चीज में फंस जाएंगे। वो लोग सभी लोग 15,000 का पीडी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सारा आंसर गड़बड़ आएगा। याद रखिए, इस सवाल में 6 मार्क्स मिल रहे हैं इंडिफरेंस कैलकुलेट करने को। अगर वो ठीक से कैलकुलेट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता 2 नंबर से ज्यादा मिलेंगे आपको, तो ये थोड़ा सा है, डेंजरस है। ठीक है, ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में एक और क्वेश्चन आया। दिसंबर 2022 में एक और क्वेश्चन आया था, ये 6 मार्क्स का आया। अब आपको देखते ही फील हो जाएगा कि ये तो भैया पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है। आपके स्टडी मैट में ये सेम क्वेश्चन था,
इनफैक्ट इससे पहले वाला भी जो सवाल हमने किया ना, वो भी मैट का ही सवाल, उससे पहला वाला सवाल भी मैट का, ठीक है, और उससे पहला वाला भी मैट का। अरे भाई सारे ही तो मैट के सवाल आ रहे हैं, लेकिन सब में थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ कर दी इंस्टीट्यूट ने। जैसे यहां पे क्या छेड़छाड़ करी, यहां पे इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया यहां पर्सनल टैक्स रेट, पर यार ये सॉल्यूशन में यूज ही नहीं होगा। बहुत बड़ा गड़बड़ है ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। हमने जब यही सवाल स्टडी मैट में जब बनाया था, तो हमने इसी को यूज करके KS कैलकुलेट किया था। हाँ जी किया था, मुझे भी याद है। पर यहां ऐसी परिस्थिति इन्होंने बना दी कि ये इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं होगी। अब ये जाहिर सी बात है जानना चाहेंगे, तो आइए इस सवाल पे गौर करते हैं। सवाल में लिखा है कि एक कंपनी है, उसको 20 लाख रुपए की दरकार है। कंपनी के पास में रिटेन अर्निंग 4 लाख रुपए की है, और बाकी वो डेट इक्विटी रेशियो 25:75 मेंटेन करना चाहता है। जो बच्चे इधर में भी फंसने की तैयारी कर रहे हैं, भाई आंखें खोलो, आंखें खोलो भाई, खोलो आंखें। इधर में पहली गलती जो मतलब हम बचकाने बुद्धि में करें यार, ये सब गलतियां, कि 20 लाख रुपए की दरकार है, 4 लाख रुपए रिटेन में पड़ा है अपने पास, तो 16 लाख रुपए को हम 25% और 75% में बांटेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो यार आप बहुत भ्रम में हो। ये सवाल ऐसे नहीं बनता है। आपको सबसे पहले ही 20 लाख को बांटना होता है। आपको 20 लाख रुपए चाहिए, इस 20 लाख में 15 लाख रुपए आएंगे फ्रॉम इक्विटी। उस इक्विटी में से 4 लाख रुपए रिटेन के पहले से हैं, तो आपको जो शेयर्स इशू करके कमाने हैं, जो पैसे अरेंज करने हैं, वो होंगे 11 लाख, वो होंगे 11 lakhs। और बाद बाकी जो अपना 5 लाख है वो आएगा डेट, और जाहिर सी बात है इस डेट पे आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ देना होगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है भैया, अब समझ में आ गया, ये याद भी आ गया। सच में क्लास में क्या हुआ था, ये गलती नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसमें 20 लाख को स्प्लिट कीजिए इंटू 15 एंड 5, फिर 15 में से 4 अलग कीजिए, बचेगा 11, और अपना जो बाकी 5 है वो है डेट। अब इधर बोला कि डेट जो आपका है वो इसी स्ट्रक्चर में जो आप अभी पीछे प्रैक्टिस करके आए हो। यार देखने की भी जरूरत नहीं है, 11.8% आपका केडी आएगा प्री टैक्स। मैं एवरेज करके बता दिया आपको, 11.8 आएगा आपका प्री टैक्स। 59,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 11.8%। अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है 12, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 50%, तो आपका डीपीएस हो गया 6। पीई रेशियो दिया हुआ है 5। पी रेशियो देने का मतलब 2 है। एक तो आपसे ये प्राइस कैलकुलेट करवाएगा, प्राइस का फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू पीई रेशियो, क्लियर। सो दैट इज 12 इंटू 5, ये हो गया 60 रुपीज। ठीक है, दूसरा के भी कैलकुलेट शायद करवाए, अगर नहीं दिया तो ऐसे ही करेंगे हम कैलकुलेट। के का फॉर्मूला होता है 1/p रेशियो। सो पी रेशियो है 5, तो उस हिसाब से के का वैल्यू होगा 20%। देखते हैं, मैं श्योर नहीं हूं, शायद ऐसा हो। बोला है अपने को, द कंपनी ऑफर्स टू इशू द शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ द मार्केट प्राइस। मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे भी भाई साहब इनको ऊपर का दाम चाहिए। ठीक है, तो फिर जो भाव चल रहा है 60, ये तो अब रेलिवेंट ही नहीं रहा। इनके लिए भाव रेलिवेंट हो गया 60 + 20%, यानी कि 72 रुपीज। द भाव रेलिवेंट फॉर देम इज 72 रुपीज। इसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट और 6 रुपए का है, याद रखिए ये माइनस करना है जब आप के करेंगे तब। केएस करते वक्त कृपया करके माइनस मत कीजिएगा, ठीक है, ओनली डू इट एट द टाइम ऑफ के। और सवाल में टैक्स रेट है 30%, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट है 20%। आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। आई थिंक दैट्स फेयरली इजी। आइए बताता हूं कैसे होगा। सबसे पहले हम वेट्स की बात कर लेते हैं। सवाल में इक्विटी शेयर कैपिटल रेज होगा 11 लाख का, रिटेन्ड अर्निंग है 4 लाख का, और डेट है 5 लाख का। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो WE है वो है 55%, जो WS है यानी वेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग वो है आपका 20%, एंड जो आपका WD है
वो है 25%। 20 लाख की अमाउंट में से जो इनकी अमाउंट्स है उसको इवैल्यूएट करके यहाँ पे परसेंटेजेस निकालिए। इन परसेंटेजेस को आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपना यहां तक ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बोला कि हमारा जो केडी प्री टैक्स आ रहा है, पिछले सवाल में मेहनत की हुई है, वो है 11.8%। तो ऐसे में केडी आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 11.8 इंटू 1 माइनस 0.30। जो यहाँ पे पर्सनल टैक्स रेट से डिडक्शन कर देगा यार, उनका गलत हो जाएगा, ये कॉर्पोरेट टैक्स पे ही होगा। रिजल्ट इसका भी 8.26% ही आएगा, जो लास्ट सवाल में भी आया था। सो केडी विल बी 8.26। इसको भी वेरीफाई कर लीजिए, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में अपने को P0 जो आ रहा है वो आ रहा है 72। हम इशू करेंगे 72 पे, उसमें से फ्लोटेशन माइनस होगा 6 रुपए का, तो बचेगा 66 रुपीज, बचेगा 66 रुपीज। क्लियर? इसके अलावा अपने को यहां पे और क्या है, और क्या है, और क्या है? डी आएगा यहां पे 6, डी आएगा 6। क्लियर? अब ये D0 है कि D1 वो बाद में देखेंगे। डी आएगा 6, ईपीएस है 12, पे आउट रेशियो है 50%। ओके, यहीं से दूसरा हिंट मिल गया। रिटेंशन रेशियो जो हमारा है वो है 50%। हमें चाहिए आरओई, हमें चाहिए आरओई। आरओई के लिए भी 1/PE फॉर्मूला एक्सेप्टेड होता है, इसके पीछे का ज्ञान मैंने दिया है क्लास में। इक्विलिब्रियम में ये माना जाता है कि आरओई इज इक्वल टू आर, तो ये फॉर्मूला कभी आर के लिए भी यूज हो जाता है और कभी आरओई के लिए भी यूज हो जाता है। तो आरओई आएगा इधर 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, तो यहां ग्रोथ रेट आएगी रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। रिटेंशन रेशियो 50%, आरओई 20%, तो ये आ गया 10%। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 10%। आपको अभी सिर्फ सुनना है, आप बना रहे हो अगर तो पॉज कर करके बनाइएगा, सुन रहे हो अगर तो ढंग से सुनिए क्या क्या बातें हो रही हैं, एक्नॉलेज सब बात को कीजिए, ठीक है। बात बाकी सॉल्यूशन उतारने की हड़बड़ नहीं है, सारा सॉल्यूशन पहले से दिया हुआ है। अब अपने को कैलकुलेट करना है के का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। तो अगर मैं D1 को 6 मानूं और इसको 66 प्लस 0.10 करूं तो रिजल्ट आएगा गंदा सा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो D हमने माना, इसको हमको मानना पड़ेगा D0, इसको हमको मानना पड़ेगा D0। कभी ये D0 मान लिया जाता है, कभी D1। D0 मानने से फायदा ये होगा कि D1 आएगा D0 इंटू 1 प्लस जी। मेरा D0 है 6, 1 प्लस जी है 1.10, तो ये आ जाएगा 6.60। माई D1 विल बी 6.60। क्लियर क्या बच्चा लोग? माई D1 विल बी 6.60। अगर D1 है 6.6, मेरा प्राइस है 66 और ग्रोथ है 0.10, आई सी कि ये कहां जा रहा है 20%। के का वैल्यू आ गया 20%। सो के इज ऑल्सो इक्वल टू 20%। अरे ये तो बहुत सही है, इतना घुमा के हम जो किए, सीधा के को 1/P भी जो किया होता ना, उसका भी ये रिजल्ट सेम आता। के को 1/P करके कर देते तो भी रिजल्ट सेम आता। खैर घुमा के किए, कोई बात नहीं। सो के इज इक्वल टू 20%, तो ये रहा के ई 20%। सवाल में बस ये समझना है कि के एस कैसे आ रहा है। तो भाई के एस कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला तो वही लगाया, D1/P0 प्लस जी। बस इतना सा फर्क है कि यहां जो P0 है वो 72 ही है, ना कि 66, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है। सो दिस विल बी 6.6 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 0.10। चेक करो एक बार इसको, खत्म, 19.17%।
19.17%। एंड इस तरह आपका केएस भी आ जाएगा, सबका वेट्स, सबका कॉस्ट आ गया, मल्टीप्लाई करते ही वैक आ जाएगा। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि यार ये सवाल एग्जाम में कैसे बनता। आओ जी वापस अपना जो गुरु ज्ञान है वो शुरू करता हूं। आपने अगर मेरे को YouTube चैनल पे अच्छे से फॉलो किया है, क्लास मेरे से अच्छे से की है, तो एक स्टेटमेंट आपने अच्छे से सुना है मेरे मुंह से कईयों बार कि ऐसा सवाल जिसको आपने एग्जाम से पहले नहीं देखा, उस एग्जाम के उस क्वेश्चन के एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एंड यही बात मैं इस क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं। जिस भी बच्चे ने दिसंबर 2022 में एग्जाम दिया होगा और इस सवाल को अटेम्प्ट किया होगा, ये जानते हुए भी कि इस सवाल पे उसकी ग्रिप अच्छी नहीं है, मेरे ख्याल से वो एक लूजर है। सवाल सही भी बना लिया ना तो भी वो लूजर ही है। इससे बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा वो होगा जो इसका टेंशन नहीं लेगा। उसको पता है 60-40 रूल में भाई ये गायब ही कर देंगे अपने। आपको ऐसे सवाल में पहला तो निहत्ता फील करना ही नहीं है, जो सवाल आप करके नहीं आए हो, जो आपने देखा नहीं है। ये उनके लिए है जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं। अब जो है ही लतखोर, बिना पढ़े लिखे जा रहे हैं एग्जाम में, बोल रहे सर ने बोला जो नहीं देखा हुआ है वो नहीं करेंगे। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिन्होंने बहुत शिद्दत से पढ़ाई की, भैया क्लासेस लगाई, क्लासेस करी, स्कैनर किया, सब किया, फिर भी क्वेश्चन में ऐसा सवाल आ गया, एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया जो नहीं देखा हुआ था। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होगी कि उस सवाल को अटेम्प्ट ना करें शुरुआत के कुछ कम से कम 2 घंटे तक। तो लास्ट के 1 घंटे में करना हो कर लेना, लेकिन शुरुआत के 2 घंटे उसको हाथ मत लगाइए। ऐसे से क्या होगा पता है, 2 घंटे में अगर आप पास हो गए ना, ये सवाल अपने आप बनने लगेगा, डायरेक्शन अपने आप समझ में आने लगेगा। एक मोमेंटम भी कोई चीज होती है, वो मोमेंटम आपको हासिल करना है। बस यही मेरा आपसे एक बोल सकते हैं रिक्वेस्ट है। अब इस सवाल को मुझे पता है आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो अभी तो बना ही नहीं, समझ में ही नहीं आया, एग्जाम में कैसे बनेगा, तो यही आप गलत हो। अब आप इस सवाल को जान चुके हो। वैसे ये सेम सवाल आने की संभावना कितनी है वो मुझे नहीं मालूम, पर ये मैं श्योर हूं कि अब यही सवाल वापस एग्जाम में डिट्टो आ गया, थोड़े नंबर्स बदल करके, तो आप में से जो भी इस सेशन को देख रहे हैं उसी में से 80% बच्चे इसको सही बना के आ जाएंगे। अब ये कितना बड़ा फिगर है। पहले मैंने कहा 70% बच्चे नहीं बना पाते इसको, और अब मैं कह रहा हूं एक बार आपने देख लिया तो प्रोबेबिलिटी पूरे रिवर्स हो जाएगी और अब 80% चांस हो जाएंगे कि एग्जाम में ये बन जाएगा। मन में भैया घबराहट है, अभी भी पूरा समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैं बैठा हूं ना, इस पूरे सवाल को वापस रीडू करेंगे, इस पूरे सवाल को वापस रीडू करेंगे। आगे एक सवाल मिलेगा उधर, ठीक है ना। आई थिंक एक सवाल है वहां पे हम इसको रीडू कर पाएंगे, ठीक है ना। जस्ट लेट मी सी, एक बार कंफर्म करने दो मुझे ना। मैंने वो सवाल ही कटवा दिया, अब आपकी शीट में ही नहीं है वो सवाल, तो एक बार इसको यहीं पे रीडू करना होगा। आओ जी वापस शुरुआत से शुरुआत। सबसे पहले यार आपको ये ब्रेकअप समझना है। इक्विटी का दोनों का मिला के 75% वेटेज होना चाहिए और डेट का 25%। टोटल कैपिटल 20 लाख का है तो 20 लाख का 25% 5 लाख होता है, सही है। बाकी 15 लाख होता है, वो भी सही है। उसमें 4 लाख रिटेन का पहले से पता है, तो बाकी हो गया इक्विटी का। अगर आपको शुरुआती अमाउंट का ब्रेकअप अच्छे से समझ में आ गया तो वेट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जॉब डन। अब सिर्फ कश्मकश आती है केडी, केई और के एस कैलकुलेट करने की। तो यार केडी भी आसान है, केडी हम 8.26 तक पहले ही पहुंच गए थे, इससे पहले वाले सवाल में 8.26 तक पहुंचे थे। अरे पहुंचे थे ना यार, हाँ या ना बोला करो, पहुंचे थे। अब 8.26 पे आप केडी पे भी पहुंच गए। लड़ाई क्या चीज को लेके है, लड़ाई है सिर्फ इस चीज को लेकर के कि हम केई तक कैसे पहुंचे। तो भाई केई के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, केई के लिए फॉर्मूला चाहिए d1/p0 प्लस जी, ठीक है ना। अब याद रखिएगा सवाल में ग्रोथ रेट नहीं दिया, तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b इंटू आर।
यहां मेरा बी है 50%, क्लियरली नोन है, क्योंकि पे आउट रेशियो अगर 50% है तो रिटेंशन भी 50% है। आरओई क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं यहां 1/p रेशियो यूज करूंगा फॉर्मूले में, 1/pe रेशियो। जैसे इसको यूज करूंगा इट विल बिकम 10%। सो मेरा ग्रोथ रेट आ गया 10%। यहां पे के की जो हम बात कर रहे हैं वो के कैलकुलेट करने के लिए हम अपना डिविडेंड लेंगे 6 रुपए का, वो D0 था, 6 कैसे आया, 12 रुपए इंटू 50%। उसको ग्रो करेंगे 1.10, डिवाइड करेंगे बाई 72 माइनस 6। सर 72 कैसे आया वो समझाओ। तो देखो भाई 12 रुपए का ईपीएस, 5 रुपए का पी रेशियो, आता 60 रुपए है, पर यहां बोला प्रीमियम 20% का चाहिए ऑन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर 60 है तो उस पे 20% ऐड करने पे होता है 72, 72। इसमें 6 रुपए माइनस किए क्योंकि फ्लोटेशन का सवाल है, और फिर इसमें ऐड कर दिया ग्रोथ रेट। सॉल्व करेंगे 20% आ जाएगा। अब आप कहेंगे के एस कैसे करना है, तो यार के एस करते वक्त यही सेम चीज आप ऊपर करेंगे, ऊपर 6.60 लेंगे, नीचे 66 की जगह 72 लेना, बाद बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। इस सवाल में अगर आपको आश्चर्य करना है तो एक ही बात का कीजिए जिसका मेरे को भी आश्चर्य है कि फिर पर्सनल टैक्स रेट क्यों नहीं यूज हुई। वो भी तो यूज होनी चाहिए थी, यहां पे मेरे हिसाब से एकदम यूज होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं सवाल को बनाते वक्त इंस्टीट्यूट ने इस इंफॉर्मेशन को दरकिनार कर दिया। ये सवाल जो मैं आपको करा रहा हूं ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर को देखने के बाद करा रहा हूं। अब आप कहेंगे एक मिनट, सजेस्टेड आंसर में तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने ही स्टेप्स नहीं लिखे। तो भाई इसीलिए हम टीचर्स हैं, अगर फाइनल आंसर भी मिल जाए ना तो उस सवाल में क्या क्या अजम्पशंस लिए गए हैं उन सब का अंदाजा लग जाए। आप खुद सोचो, ये ROE 1/p रेशियो से निकलेगा, ये भी अंदाजा लगा लिया ना। बाद बाकी सारी चीजें यहां पे पता लगाई जा सकती हैं अगर फाइनल आंसर मिल जाए तो, और वही काम मैंने किया है। इंस्टीट्यूट ने फाइनल आंसर दिया था, वो हमारा मैच हो रहा है। फाइनल आंसर इज 16.898%। बाद बाकी इधर उधर के कैलकुलेशन से समझ में आ गए। जिनको ऐसा लग रहा है कि यार ये डेंजरस सवाल ये कहां से आ गया, तो यार दिसंबर 2022 में भी जी हल्ला तो मैंने ही बोला था यूट्यूब में जून 2023 का पेपर होने के बाद में कि पूरा पेपर सेट हुआ है एक ही किताब से। एफएम का भी पोर्शन हुआ था और सीएमए का भी हुआ था, है ना, मैंने ही बोला था। धीरे धीरे डिस्कवरी हुई कि भाई दिसंबर 2022 में भी इंस्टीट्यूट ने ये झलक देनी शुरू कर दी, यानी कि दिसंबर 2022 से इस किताब को यूज किया जा रहा है, आगे भी किया जा सकता है, क्या मालूम, है ना। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इजी क्वेश्चंस आ गए भाई, ये प्री कोविड वाला टाइम है। दिसंबर 2019 6 मार्क्स के लिए सवाल आया था। बुक वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है। सवाल में बोला है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 200 रुपीज, सो दैट इज दोस्तों P0। लास्ट ईयर का डिविडेंड है 25%। इधर प्लीज थक मत जाना, इधर भटक मत जाना। यहां डिविडेंड दिया हुआ है परसेंटेज के टर्म्स में। जब डिविडेंड परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ रहे तो उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू है 100 रुपए, यानी पिछले साल का डिविडेंड है 25 रुपए, करेक्ट। लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड अ डिविडेंड ऑफ 25 रुपीज। इसके ऊपर 5% का ग्रोथ रेट भी है, याद रखना। सो इट विल बी 25 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 0.05, दिस विल बी माई KE। भैया इतना हड़बड़ क्या, इतना फास्ट कैसे किया यार। D0 अपने को मिल गया, D0 इज 25% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, 25% ऑफ दैट इज 25। ये D0 है, इसको D1 बनाना पड़ेगा, तो 1 प्लस D से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज 1.05। इसको डिवाइड करेंगे P0 से विच इज 200 एंड ग्रोथ रेट इज 0.05। इट इज देयर यार, पता है हमें ये। काय को इतना टाइम लगाने का, दिमाग चलता है तो चलाने का। लाइन बना दी मैंने। एनीवेज रिजल्ट आ रहा है 18.125%, जिनका डेसिमल्स में आ रहा है 0.18125। घबराना मत, एक ही बात है, 0.18125 इज इक्वल टू 18.125%। ये आ गया अपना KE। बाद बाकी सवाल में अपने को यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट और पर्सनल इनकम टैक्स फिर से दिया है, तो इधर KS आएगा 18.125
इंटू 1 माइनस 0.20, मैं यहाँ पे बेसिकली 1 माइनस टीपी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पर्सनल टैक्स रेट से। सो ये आने वाला है दोस्तों 14.5%, के एस का वैल्यू 14.5% का, यहां पे के एस का वैल्यू आने वाला है। के 18.125 आया, सवाल में केडी आएगा, केडी 7.7%। भैया कैसे पता चला? 11% दिया हुआ है सवाल में और आगे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। टैक्स रेट कॉर्पोरेट वाली देखना, वो है 30%। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास 7.7% का केडी बचा, दैट्स द फाइनल वैल्यू। तो भैया इस हिसाब से केपी आएगा 9%, एकदम सही, आप एकदम सही बोल रहे हो, केपी आएगा 9%। तो सवाल में के है, के एस है, केपी है, केडी है, सब तो है, बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। आप सवाल में अब वेट्स देखेंगे, वेट्स के साथ में कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। इन्होंने सबसे बोला था सबसे पहले कि सारे सोर्स का अमाउंट बताओ, भाई हमने सारा बता दिया। के यहां कैलकुलेट करके गजिब, मतलब थोड़ा ढंग से नहीं आया है, पर यहां शायद रिजल्ट सबके मैच हो जाएंगे। के मैच हो गया, केपी मैच हो गया और केडी मैच हो गया। इन्होंने के एस कुछ नहीं लिया, पता है क्यों? क्योंकि इनको क्लियरली बोला था मार्केट वैल्यू वेट से बताना। हालांकि के एस कैलकुलेट भी नहीं किया, करना चाहिए था कम से कम के एस कैलकुलेट। मार्केट वैल्यू वेट में आप देखो, इस सवाल में एक खास बात है कि रिटेन अर्निंग के बगल में मार्केट वैल्यू में कुछ नहीं लिखा। ऐसे तो नियम होता है कि जो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू हो उसको बुक वैल्यू के रेशियो में बांटा जाता है, यहां नहीं बांटा जा रहा। चला के जब बोला है तो बेकार में ज्यादा बोलते ना, शहाना नहीं बनना चाहिए। इसने बोला कि इक्विटी शेयर्स में ही है सारा पैसा, तो उधर ही है। हमको इधर मार्केट वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग को जबरदस्ती ऐसा कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, इसको जीरो लेके करेंगे। तो क्लियरली इस सवाल में केएस का कोई यूज नहीं हुआ। फॉर दोज हु आर थिंकिंग ये भी नया है, तो यार ये एकदम नया नहीं है, जाओ चेक करो यार, स्टडी मैट अपनी चेक करो, ठीक है ना। ये सवाल एकदम भी नया नहीं है, इतना पॉपुलर 2019 के पहले भी था, 2019 में भी आया है, आगे भी आएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट न्यू, दिस इज वेरी इजी। सो प्लीज प्लीज एक्नॉलेज कीजिए, इजी क्वेश्चन को इजी भी बोलिए, ठीक है। आओ जी आओ, आगे बढ़ते हैं। जून 2019, जून 2019। अब देखो ये सवालों का स्टैंडर्ड देखो, 6-6 नंबर के लिए कितने इजी क्वेश्चन आए। सबसे पहले बोलता है कि बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है, इक्विटी शेयर्स 6,000, चलो ठीक है। वैसे ही प्रेफरेंस 1,000 और डिबेंचर 3,000। अपने को बोला है कंपनी का जो शेयर है वो 20 रुपए में बिकता है, डिविडेंड एक्सपेक्टेड है 2.5, सो दैट्स D1 ऑलरेडी, और ग्रोथ रेट है 5%, टैक्स रेट है 30%। वैट पूछ रहा है बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इतना आसान सवाल एग्जाम में आ जाए ना, पहले उठ के नाचना। क्यों यार? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है तो वेट्स तो आपके सामने ही है। 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए आए इक्विटी से, तो उसका वेट हो गया 0.60, प्रेफरेंस का होगा 0.10, डेट का होगा 0.30। पहले ये बात समझ में आया? सो वेट्स आपके पास आ गए। अब हमें के पी और के डी देखना है पहले। तो यार के पी आंख बंद करके 9% लिख लो, वही है इसका आंसर। और के डी आप लिख लो 12%, आफ्टर टैक्स करेंगे तो 12 इंटू 0.7 होता है 8.4%। सो माई के डी इज ऑल्सो 8.4%, 12% इंटू 1 माइनस 0.30, सो ये आएगा 8.4%। क्लियर? लड़ाई क्या चीज की? सिर्फ के ही कैलकुलेट करने की। 6 नंबर यहां पे आपको के ही कैलकुलेट करने के मिल रहे हैं क्या? यकीन मानिए उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। फॉर्मूला है D1 बाई P0 प्लस G। मेरा D1 है 2.50, मेरा P0 है 20, मेरा ग्रोथ रेट है 0.05। 17.5% आ रहा है मेरा, 17.5% करेक्ट है, ये दिख गया मुझे। 17.5, 9, 8.4 वेट्स भी सही हैं, तो अपना फाइनल रिजल्ट भी सही होगा। फॉर दोज हु आर स्टिल बिलीविंग, ये कहां से आया? अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। अपनी मैट में खोल के देख लेना, मिल जाएगा आपको सवाल। स्टडी मैट में ये भी सवाल है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018, नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018, 6 मार्क्स के लिए। काफी तेजी से ना हम पीछे के टर्म्स में जाते जा रहे हैं, और वैसे पता भी नहीं चला लेक्चर को पूरा 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में फॉर्मूले देख लिए और कई सवालों को देख लिया, हार्ड हार्ड सारे देख लिए, तभी अब इजी इजी सवालों को देख रहे हैं। सीएमडी लिमिटेड है, इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलॉन्ग विथ इंडिकेटेड बुक एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। भाई ये क्या सवाल है, वाह, आपको कॉस्ट दिया है, ये रहा सबका कॉस्ट, इनका वेट्स भी दिया है, बुक वैल्यू भी दिया, मार्केट वैल्यू भी दिया है, बोलता है वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो। यूज क्या फ्री के नंबर दे रहे हैं भाई, आपको मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, इतना सा भी नहीं कर सकते क्या? इतना ही नहीं कर सकते तो छोड़ दो, अरे छोड़ ही दो यार, इतना इजी मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 0.5, 15 इंटू 0.2, 7 इंटू 0.3, टोटल करना है, बुक वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा, और ऐसे ही मार्केट वैल्यू का भी आ जाएगा। ये तो महा इजी है। नंबर 2 में बोलता है कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्जिनल वेट्स इफ द कंपनी इंटेंड्स टू यूज और रेज नीडेड फंड्स यूजिंग 50% लॉन्ग टर्म डेट, 35% प्रेफरेंस एंड 15% रिटेन। ये क्या सवाल है, कुछ ही नहीं। अब बोलता है केडी 0.50, सॉरी केडी नहीं, WD को 0.5 मानो, WP को 0.35 मानो, और WE भी बोल सकते हो, WS भी बोल सकते हो। इस सवाल में दोनों में डिफरेंस नहीं है, वो है 0.15। फिर से सॉल्व करके दिखाना है। तो भाई इनके कॉस्ट तो हमारे पास है ही, ये है 7%, ये है 15%, और ये है 18%। सॉल्व कर लो फिर से सेम काम। मतलब 6 नंबर जो यहां आपको मिल रहे हैं, वो कह सकते हैं कि 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर आपको 3 बार वेटेड एवरेज करके दिखाने के मिल रहे हैं। अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कि सवाल बन सकता है। दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल लॉट। चलो टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, पानी वानी जो पीना है पी लीजिए। लेक्चर तो कंटिन्यू ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक ब्रेक की जरूरत है। प्लीज ब्रेक लीजिए, पॉज कीजिए अपनी क्लास को, मैंडेटरीली पानी पीजिए। मैं भी पानी पी रहा हूँ। सो एक छोटे से कट के बाद मिलते हैं आगे के इस प्रैक्टिस में। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपके पास एक पॉज इन्वॉल्व है। मैं जो दूसरा अपना वीडियो शूट करूंगा वो इसमें क्लब कर दूंगा, सो यू विल जस्ट सी अ स्मॉल कट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है वैसे, दिसंबर 2017, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चलो आफ्टर दिस कट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2017 में 7 मार्क्स के लिए आया हुआ सवाल है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही, बट इसको एक्सेप्शनल जरूर मार्क करना चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों है? इस सवाल में सिर्फ एक ही जगह थोड़ा सा ऐसा फ्रस्ट्रेशन होगा आपको कि यार P0 जो है उसको बुक वैल्यू पर शेयर से इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब ये रिप्लेसमेंट आपको छोटी मोटी ऐसी याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में कभी ऐसे सवाल रिपीट होते हैं तो ऑब्वियसली इनका बहुत काम आता है। ये जरूरी क्यों था वो जरूर थोड़ी देर में बता दूंगा मैं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है इस सवाल में। द ओनली बिग डिफरेंस, P0 की जगह रिप्लेस हुआ BVPS। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल में अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें अपने पास में इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए का। अब यहां लिखा है 40,000 शेयर 100 रुपए के, टोटल वैल्यू तो 40 लाख होती है, 4 लाख रुपए लिखा है। तो पहला, इधर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में भी ना इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना है। ये जो लिखा है ना लाइन, ये लाइन लिखा हुआ मैंने ही एज इट इज कॉपी पेस्ट किया इंस्टीट्यूट के भी सजेस्टेड आंसर से। इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना कि हाँ भाई ये सवाल रॉन्ग था, ठीक है। लेकिन इसमें भी ना बिना अजम्पशन लिए अगर आप ऐसे बस नंबर बैठा के आए होते ना एग्जाम में, नंबर नहीं मिलते, आपको इसको सॉल्व करना पड़ता। अजम्पशन या तो ये लेना पड़ता कि भाई ये 40,000 शेयर इंटू 10 रुपए है, या फिर मैं 4,000 शेयर इंटू 100 रुपए है, दोनों में से कोई एक अजम्पशन। हम 4,000 इंटू 100 लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 260 का, यानी दोनों मिलाकर के आपका इक्विटी फंड का वैल्यू हो गया 6,60,000। आगे 1,70,000 का डिबेंचर है जो कि 8% का डिबेंचर है। सवाल में करंट लायबिलिटी भी दिया है जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है क्योंकि ये करंट आइटम है, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। बच्चे यहां अगर फंडामेंटली करेक्ट नहीं होना आप, तो आप इसको भी कंसिडर करो कि ये जो लोन है ना
कई बच्चे इसको कंसिडर करेंगे, पहला नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड. पहली बात. अपने को बोलता है कि यहाँ पे वेटेड एवरेज यूज करना है यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूज. अब अगर बैलेंस शीट वैल्यूज की बात ही है तब तो यार सवाल बहुत आसान हो गया. हमारे इक्विटी की वैल्यू है 6,60,000 रिटेन अर्निंग मिला करके, और हमारे डेट की वैल्यू है 1,70,000. दोनों मिला करके हो जाता है 8,30,000. 8,30,000 को अगर आप वेट्स में कन्वर्ट करें तो बहुत आसान है. 6,60,000 डिवाइडेड बाई 8,30,000. तो इसका वेट जो आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है 0.795 एंड दूसरे वाले का वेट आ रहा है 0.2048. तो भाई इनके वेट्स की तो आप चिंता मत करो, वो तो बड़े आराम से निकल गया. जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई थी उसको यूज करेंगे, वेट्स निकल जाएगा. बोला ही है बैलेंस शीट वैल्यूएशन यूज करना है. आगे अपने को बोला कि 8% डिबेंचर को पार पे इशू किया गया था. ठीक है, अगर 8% डिबेंचर को पार पे इशू किया गया था तो ये हमारा केडी हो जाएगा. 8% इज अवर केडी. अब ये है प्री टैक्स, तो जब अगर टैक्स वैक्स रेट मिल जाएगा तो इसको हम आफ्टर टैक्स करेंगे. आगे अपने को बोला कि ऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स आर अप टू डेट, यानी इंटरेस्ट टाइमली पे हुआ है, और इक्विटी डिविडेंड भी 12% करके दिया गया है. नाउ दिस 12% अगेन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में है. सो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड अमाउंट आएगा वो आएगा 100 रुपए का 12%, यानी कि 12 रुपए. सो डिविडेंड अमाउंट इज 12 रुपीज. ये हो गया हमारा डिविडेंड पर शेयर. क्लियर. शॉर्ट टर्म लोन 18% कैरी करता है, इस इंफॉर्मेशन पे गौर मत करना, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है. फिर बोलता है कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं उनकी बाजार में जो रेट्स हैं, इक्विटी शेयर 14 रुपए में बाजार में बिक रहा है और डिबेंचर 98 रुपीज में बिक रहा है. पहला, इस इंफॉर्मेशन का आपको क्या वेट्स कैलकुलेट करते वक्त कुछ नहीं करना. क्यों? क्योंकि यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो तो मार्केट वैल्यू है, जबकि सवाल में क्लियरली बोला है कि बुक वैल्यू पे ही इसको सॉल्व करना है. तो पहला, इसको आपको यूज नहीं करना. दूसरी बात ये जरूर आपके माइंड में आएगी कि क्यों नहीं हमने यहाँ P0 को यूज किया. P0 वॉज गिवन ना, P0 वॉज इक्वल टू 14, तो P0 को के के कैलकुलेशन में यूज होना चाहिए था, नहीं हुआ. इन्होंने यहां अपने मन से बुक वैल्यू पर शेयर निकाला है. अब बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा? वेल, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. देखते जाओ देखते जाओ. इक्विटी की वैल्यू 6,60,000, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आए थे ऊपर, हमने 4,000 माने थे, सो 4,000 शेयर्स. सो 6,60,000 डिवाइडेड बाई 4,000, वैल्यू आ रही है 165 रुपीज की. सो अवर बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू 165. क्लियर. अब यहां पे कैलकुलेशन ये हुआ दोस्तों कि अपने को यहां लेना है डी इज इक्वल टू 12, यहां लेना है पी इज इक्वल टू 165. इन्होंने के ही सॉल्व किया एज 12 डिवाइडेड बाई 16.50. क्या हुआ फिर से समझो. इन्होंने डिविडेंड ले लिया पर शेयर और उसको डिवाइड किया बाई बुक वैल्यू पर शेयर. हाँ, मैं ये मानता हूं कि P0 का अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं होता तो फिर हम बुक वैल्यू पर शेयर की तरफ जा सकते थे, चलो लॉजिक समझ में आता है. बट व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गिवन, आई थिंक दिस वाज अननेसेसरी ऑन दिस पार्ट कि इसको इस तरह से बनाया जाए. ये अननेसेसरी था और इंस्टीट्यूट ने यार ये हंगामा किया. यहाँ ये देखो 16.5, अपने 165 पे पहुंचे, ठीक है, उन्होंने 16.5 लिया, उन्होंने शायद नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 पकड़े होंगे. फिर अपना डिविडेंड आया 12 रुपए, इनका आया 1.2, पक्का नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने 40,000 पकड़े हैं. ठीक है, हाँ ये देखो 40,000 पकड़े हैं. अब इसी से इन्होंने के कैलकुलेट कर दिया. सो के हैज बीन कैलकुलेटेड एज 1.2 विच इज अवर डिविडेंड डिवाइडेड बाई 16.50. इसी को हम कर रहे हैं 12/165. जो भी रिजल्ट आया इन्होंने उसको के ही मान लिया. आई हैव सीरियस ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेथड दे हैव यूज्ड. पूरा सवाल ही गलत है खैर, लेकिन फिर भी इन्होंने जो के का कैलकुलेशन यूज किया ये मेरे दिमाग के परे है. बाद बाकी सवाल में टैक्स रेट दिया हुआ था 50%, तो जो केडी हमारा 8% आया था प्री टैक्स वो जरूर 4% हो जाएगा. तो वहां तक बात सही है. नट शेल में दोस्तों
ये 4% वाली बात समझ में आ गई, ये दोनों का वेट्स जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन केई वाली बात यार हजम नहीं हुई मेरे, ये केई इस तरह से कैसे आया एकदम अंदाजा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ इस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व किया था। आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल तो भैया रॉन्ग सवाल था, तो इस रॉन्ग सवाल का रॉन्ग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान मत दीजिए, मैं भी शायद नहीं दूंगा, बट फिर भी इस तरह की गलती अगर इन द पास्ट हुई है, मैं कम से कम चाहता हूं कि एक नजर हम इस पे जरूर डाल लें, ठीक है। मूड खराब करने वाले ये सवाल होते हैं, बट ठीक है कर लो। आगे बढ़ते हैं, दिस क्वेश्चन इज डन। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहा है भाई। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, इतना आसान। जून 2017 में 6 मार्क्स के लिए सवाल आया, बोलता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू रखता है, उसको हमने इशू किया और उस पर कॉस्ट ऑफ इशू आया, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट आया 2 रुपए पर शेयर का। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केपी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। 3 कंडीशंस में, पहली कंडीशन कि आपका जो इशू प्राइस है वो पार वैल्यू है, यानी 10 रुपीज है। दूसरे केस में आपका जो इशू प्राइस है वो है 11 रुपीज, 10 + 10% प्रीमियम। और तीसरे केस में आपका इशू प्राइस है 9.5 रुपीज एट 5% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो 10 रुपए का 5% होता है 0.5, तो ये डिस्काउंट पे है। लेकिन याद रखना सब केस में आपको फ्लोटेशन माइनस करना है, सब केस में। तो 2 रुपए की फ्लोटेशन माइनस करने के बाद यहां आता है 8, यहां 2 रुपए माइनस करने के बाद आता है 9, यहां 2 रुपए माइनस करने के बाद आता है 7.50। सो नाउ वी हैव गॉट दी वैल्यू आफ्टर फ्लोटेशन, करेक्ट। अपने को कैलकुलेट करना है केपी। केपी का फॉर्मूला होता है पीडी डिवाइडेड बाई इशू प्रोसीड्स। मेरा पीडी आएगा 10 रुपए पे 10%, यानी कि पीडी का वैल्यू आएगा 1 रुपी पर शेयर। तो रिजल्ट बहुत सामने ही सामने है। अपना जो पहला केस है उसका रिजल्ट आएगा 1/8, दूसरे केस में 1/9, तीसरे केस में 1/7.50। बड़े आराम से हो जाएगा। तीनों ही केस में जो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट है वो है फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसका 10% होता है 1 रुपए। और बाद बाकी इशू प्राइस तीनों केस में कैसे कैलकुलेट हुआ आपने देखा ही है। पार पे था तो 10 रुपए था, लेकिन उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपए का माइनस हुआ, बचा सिर्फ 8। 11 रुपए पे 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हुआ, बचा सिर्फ 9। और फाइनल में 9.5 में से 2 माइनस किया तो आया 7.5। तीनों ही केस में केपी बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और यकीन मानिए इस तरह का सवाल पास्ट में पूछा गया है, 2 2 और 2 टोटल 6 नंबर के लिए, मतलब एक एक इतनी सी कैलकुलेशन 6 नंबर के लिए ये एग्जाम में आए। भगवान प्लीज एग्जाम में करो यार ये। चलो आओ जी, दिसंबर 2016, दिसंबर 2016 का ये जो सवाल है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड का, इनमें ईबीआईटी दिया हुआ है 20 लाख 20 लाख 20 लाख, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 3 लाख 2.5 लाख और 2.5 लाख। डिबेंचर्स की जो वैल्यू है 12% डिबेंचर्स हैं और उनकी अमाउंट भी दी गई है फॉर वाई एंड जेड, एक्स के लिए नहीं है। अपने को बोला है वैल्यू ऑफ ईच फर्म पता करो, वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर पता करो एज पर मॉडिग्लैनी मिलर अप्रोच। यहां डेंजर हो गया साहब। ये एमएम अप्रोच अपने को यूज करने के लिए बोल रहा है, बोला है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका है 15%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 15%। आपको इस केस में सबसे पहले यह बताना है कि आपका वैल्यूएशन कितना आएगा एज पर एमएम अप्रोच। इसी का एकदम मिलता जुलता सवाल ना हमने डिविडेंड की प्रैक्टिस के दौरान किया था, पर यह अलग है, ये एमएम की अप्रोच से सॉल्व हो रहा है। तो एमएम अप्रोच में विदाउट टैक्स और विद टैक्स का जो सिनेरियो है वो आपको मैं याद दिला देता हूं। विदाउट टैक्स में सिनेरियो होता है वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड कंपनी, पर यही जब हम लोग बात करते हैं विद टैक्सेस में तो ये होता है वैल्यू ऑफ लेवरेज कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी प्लस टैक्स इनटू डेट अमाउंट, प्लस टैक्स इनटू डेट अमाउंट। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है भैया, पहले विदाउट टैक्सेस समझाओ। तो देखो विदाउट टैक्सेस का कहानी बहुत सिंपल है। अपने को यहां पे आरओआई दिया हुआ है 15% का, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू योर केओ, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर केओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये सारी कंपनियां ना आइडेंटिकल हैं क्योंकि इन सभी का ईबीआईटी सिमिलर है। चेक कीजिए प्लीज, इन तीनों का ईबीआईटी सिमिलर है।
तो सिमिलर होने का मतलब ही यही है कि ये आइडेंटिकल कंपनी है, आइडेंटिकल कंपनी है और फिर सबका केओ भी आइडेंटिकल है, तो फिर सबकी वैल्यू भी आइडेंटिकल आएगी। इनकी वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो होगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी बाई केओ। याद रखिए सबका ईबीआईटी और सबका केओ सेम है, तो सबका वैल्यू ऑफ फर्म सेम आना चाहिए। और वो कितना आएगा पता है? 20 लाख रुपए का इसका ईबीआईटी है और केओ है 15% का। लेट्स सॉल्व दिस। 20 lakhs डिवाइडेड बाई 15%, 133.33 lakhs। 133.33 lakhs is the value of firm under all the three cases। ये विदाउट टैक्स सिनेरियो में मैं बता रहा हूं। तो ये देखिए 133, 133, 133, यहां तक ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास आ गया, तो इसमें से जो डेट अमाउंट है वो माइनस करेंगे, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। पहली कंपनी में कोई डेट है ही नहीं, तो माइनस कुछ नहीं होगा। दूसरी कंपनी में 15 लाख का डेट है, माइनस कीजिए। तीसरी में 18 लाख का डेट है, माइनस कीजिए। जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और इनको अब इनके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके आप बड़े आराम से मार्केट प्राइस पर शेयर तक पहुंच सकते हैं। ये काम करने का दोस्तों कितना मार्क्स मिल रहा था? 5 नंबर मिल रहा था, इतना सा काम करने का। ठीक है, बड़ा आसान है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे। अब दूसरा केस आता है जहां पे टैक्स रेट इन्वॉल्व है। यहां क्या होगा भैया? यहां बहुत सिंपल है, आपका ईबीआईटी है, आपका ईबीआईटी है 20 लाख रुपए का, तो आपका पैट आएगा 10 लाख रुपए का। योर पैट विल बी 10 लाख रुपीज। कैसे भैया? टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, इंटरेस्ट है नहीं। सो आपका पैट आ रहा है 10 लाख। 10 लाख के पैट को डिवाइड कीजिए केओ से, विच इज 15%। सो 10 lakhs डिवाइडेड बाई 15%, रिजल्ट आ रहा है 66.66 lakhs। ये कौन सी कंपनी का है भैया? ये पहली वाली कंपनी का है जो कि अनलेवरेज्ड कंपनी है। सो दिस इज वीयू। फिर से बताता हूं कैसे हुआ भाई, बहुत आसान है। अपने पास में ईबीआईटी था, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कुछ माइनस होगा नहीं क्योंकि टैक्स डेट है ही नहीं। जो बचेगा उसे हम कहेंगे ईबीटी। इसमें से 50% टैक्स माइनस होगा तो बचेगा पैट। पैट को जब हम डिवाइड करेंगे बाई केओ से, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, या फिर वैल्यू ऑफ फर्म भी कह सकते हो आप, क्योंकि वो कंपनी तो लेवरेज कंपनी नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी आ गया। अब आपको वैल्यू ऑफ लेवरेज अगर कंपनी चाहिए तो फॉर्मूला लगाइए वीयू प्लस टी इंटू डी। अब अगर हम बात करें अबाउट द फर्स्ट कंपनी है, जो बीच वाली कंपनी है, तो इसमें 15 लाख के डेट पे 50% अप्लाई करेंगे, तो जो डिफरेंशियल आएगा वैल्यू में वो होगा 7.5 लाख का। यहां पे आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आया है इन दोनों में वो 7.5 लाख का होगा। और यहीं पे वो फर्क आएगा 9 लाख का, क्योंकि यहां डेट है 18 लाख की। 18 लाख पे 50% होता है 9 लाख। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है दिस वर्सेस दिस विल बी 9 lakhs। क्लियर? अभी फिर से वही बात है, आपके पास में यहां जो वैल्यू आया है वो आया है वैल्यू ऑफ द फर्म। इसमें से डेट का वैल्यू माइनस होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा और फिर वापस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होगा। क्लियर? क्लियर बच्चा लोग? वापस अगर मैं आपके सामने पूरी सिचुएशन रखूं तो दोस्तों सिचुएशन यही है, एकदम सिंपल है। केस ए को जब सॉल्व करना है या केस 1 को जब सॉल्व करना है, तब फॉर्मूला लगेगा वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी बाई केओ। ठीक है, और फिर वैल्यू ऑफ द फर्म में से अगर कुछ डेट है तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। और फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आ जाएगा अपना करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। यह है केस नंबर 1। और वही अगर आप केस नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? केस नंबर 2 को सॉल्व करने के टाइम पे अपने को पहले वैल्यू ऑफ अनलेवरेज कंपनी निकालना होगा। उसमें जो भी हमारा डेट और टैक्स रेट है उसके हिसाब से एक बार हमारा डेट है 15 लाख का और एक बार हमारा डेट है 18 लाख का।
उस हिसाब से जो वैल्यू डिफरेंशियल होगा वो 7.5 लाख का और 9 लाख का आ जाएगा। वैल्यू का डिफरेंस आने पे वैल्यू ऑफ फर्म आएगा, फिर उसमें से डेट माइनस होगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा, और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। अच्छा सा सवाल था, मुश्किल एकदम भी नहीं था दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2016 में 7 नंबर का ये सवाल, जून 2016 में 7 नंबर का ये सवाल। इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख का, प्रेफरेंस 10 लाख का, डिवेंचर 30 लाख का, सबका वेट्स निकाल सकते हैं हम। यह आएगा 0.50, यह आएगा 0.125, यह आएगा 0.375। वेट्स आ गया। इक्विटी शेयर का कीमत 20 रुपए, सो P0 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है 2 रुपए, सो D1 इज इक्वल टू 2। ग्रोथ रेट इज 5। K विल बी 0.15, 15%। भैया याद करके आए हो क्या? नहीं भाई, दिमाग तेज चलता है। मैंने दिमाग चलाया 2/20 प्लस 0.05। 2/20 होता है 0.1, 0.1 प्लस 0.05 होता है 0.15। तो तेजी से हो गया, यह आ गया अपना 15%। चलो डन। अपने को बोलता है 35% अपना टैक्स रेट है। अगर 35% टैक्स रेट है तो केडी आएगा मेरा 6.5%। 10% इज माई केडी प्री टैक्स, इसको पोस्ट टैक्स करेंगे तो 6.5% आएगा। एंड केपी कुछ बोला नहीं है तो 11.5 ही मैं मान रहा हूं। नथिंग सेड तो 11.5। सॉल्व करेंगे, वैक का कैलकुलेशन आराम से आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वैक का कैलकुलेशन आराम से आ जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन में ये बोलता है कि अपने को और 20 लाख रुपए इशू करवाने हैं। इसके लिए हम 12% डिवेंचर रेज करेंगे, लेकिन इसकी वजह से के में बदलाव आ जाएगा। बोलता है आपका जो डिविडेंड है वो 2.5 के जगह, सॉरी 2 के जगह 2.4 हो जाएगा, लेकिन इसके वजह से जो प्राइस है वो गिर जाएगा। प्राइस विल बिकम ओनली 16। सो नया के आएगा 2.40 डिवाइडेड बाई 16। ग्रोथ बोला है अनचेंज्ड रहेगा। सो इसका रिजल्ट, अब मुझे ये मुंह जबानी याद नहीं है भाई, ये 20% हो गया। सो के विल बी इक्वल टू 20% हियर। के इज इक्वल टू 20%। सो नया के हो गया और कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपका जो ऊपर वाला कैपिटल स्ट्रक्चर था वो इंटैक्ट है, बस इसमें एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी। एडिशनल एंट्री आएगी 12% डिवेंचर्स, उसका अमाउंट होगा 20 लाख। आपका के ई चेंज होके 20% हो चुका। केपी ठीक है, केडी ये वाला ठीक है। ये 12% वाला केडी भी रिकैलकुलेट करना होगा। 35% का टैक्स रेट है, सो आफ्टर टैक्स आएगा 12 इंटू 0.65, ये आएगा 7.8%। और जाहिर सी बात है सबका वेट्स भी बदल जाएगा। अब टोटल कैपिटल आपके पास 80 लाख नहीं बल्कि 100 लाख हो गया। सो योर वेट विल बी 0.4, 0.1, 0.3, 0.2। वेट्स रिकैलकुलेटेड, कॉस्ट रिकैलकुलेटेड, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा। स्टडी मैट का ये क्वेश्चन है। पहली बात, मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ साथ सवाल बना रहे होंगे। बना रहे हैं तो आपको पॉज करना ही पड़ेगा। एट द एंड ध्यान रखिए, मैं भी सवाल बना नहीं रहा हूं। आई एम जस्ट डूइंग द रफ कैलकुलेशन जो हम एनीवेज क्लास में करते थे। याद है, पूरा एफएम कैलकुलेटर पे सॉल्व होता था। तो मैं वही काम करके दिखा रहा हूं, जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट ऑल ऑफ दिस इज मैनेजेबल। मैं कर रहा हूं, आपसे भी हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, प्रॉपर आंसर बनाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपको वीडियो वक्त वक्त पे पॉज करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, कोई हार्म नहीं है उसमें। डू इट।
बट अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं, हम सिर्फ फील करना चाहते हैं कि क्या हम भी वही सोच रहे थे जो आप किए, अगर आप वही फील करना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ एक कैलकुलेटर होना चाहिए और उसमें धम धम चलती अंगुलियां। आप कैलकुलेशन अगर करके या फिर डायरेक्शन भी अपना वैलिडेट भी कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा जाएगा। उसके बाद आफ्टर दिस लेक्चर एंड्स आपको सिर्फ इसके वापस से सारे सवाल एक बार बना लेने होंगे। अगेन उसको भी बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रॉपर कॉपी पेन पे करना है, स्क्रिबल भी करके बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। दिस इज द अप्रोच टू स्टडी। अब आजकल जो नए तौर तरीके चल गए हैं भैया, 3-3 4-4 5-5 घंटे तक के मैराथन चल रहे हैं। उस मैराथन में बच्चे बोले हाँ हाँ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, और टीचर भी उसी फ्लो में चल रहे हैं जिस फ्लो में आपकी क्लास की स्पीड चलती है। यार उतना स्लो नहीं कर सकते हम। दिस इज रिविजन। रिविजन में स्लो चलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलेंगे एकदम फास्ट, ताबड़तोड़। और कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम पीछे रह जा रहे हैं तो पहला तो पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है यार मेरे को तो ये चीजें आती ही नहीं है, तो आप पहले अपने फंडामेंटल्स को सुधारें। फंडामेंटल्स आपके ठीक रूटेड नहीं है ना तो आप कहीं कहीं फंस रहे होंगे। वैसे मैंने क्लियरली ये तो बात बताई आपको कि जिस सवाल में मुझे भी लगता है ये अजीब है वो मैं बता देता हूं अजीब है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही करूंगा कि एक हार्ड सवाल को इजी बोलूंगा, हार्ड को हार्ड बोलता हूं, इजी को इजी बोलता हूं। ये इजी था तो इजी को इजी बोल रहा हूं। आपको इस बात को लेना नहीं है पर्सनली। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, पॉज कीजिए, बनाइए खुद से। और हो रहा है बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का। दिसंबर 2015 में 4 नंबर के लिए यह सवाल आया। कंपनी की अर्निंग है 5 लाख रुपए। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में बोलता है डेट और इक्विटी दोनों है। डेट है 8 लाख रुपए का, 10% पे बोरो हुआ था। इक्विटी का कॉस्ट दिया हुआ है 12.5%। आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय नेट इनकम अप्रोच। टैक्सेस इग्नोर करने हैं। इस पूरे मेथड में ना टैक्स लगता भी नहीं है। जो हमारा नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, इन सब में टैक्सेस का अजम्पशन एनीवेज है भी नहीं। तो ये चलो इग्नोर टैक्सेस वाली बात ठीक है। बात बाकी बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को पार वैल्यू ले लेना। अब समझो मेरी बात, ये होगा कैसे भाई। कंपनी की अर्निंग 5 लाख रुपए, क्लैरिफाई करना चाहिए था वैसे तो कि ये क्या है, ठीक है। अब जिस हिसाब से ये अर्निंग्स वर्ड लिखा है कोई इसको पैट भी तो ले सकता है, वैसे लेना गलत होगा, बट फिर भी ये आपकी कंपनी की अर्निंग है तो ये कंपनी की अर्निंग को हम कहते हैं ईबीआईटी यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, ठीक है। दिस इज अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। हमारे 8 लाख के डेट पे 10% हमारा इंटरेस्ट पोर्शन है, तो 80,000 रुपए का इंटरेस्ट गया, बचा 4,20,000 रुपए। इससे वैसे तो हमें पीबीटी कहना चाहिए, पर क्योंकि इस सवाल में पीबीटी पैट सब एक है, टैक्स है ही नहीं, तो इसे आप पैट भी कह सकते हैं, पाफेश भी कह सकते हैं। अब आपके पास में याद रखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 12.5%, सो यू आर गिवन विद के ई। तो इससे आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू पैट डिवाइडेड बाई के। मेरा पैट है 4,20,000, मेरा के है 12.5%। अच्छा कितना आता है भाई, 33,60,000 is my value of equity. 33,60,000 is my value of equity. If value of equity is already known, इसमें वैल्यू ऑफ डेट जो कि था 8 लाख रुपए, उसको जोड़िए, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 41,60,000। 41,60,000 विल बी योर वैल्यू ऑफ फर्म। पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि वैल्यू ऑफ फर्म बता दो, बता दिए। नेक्स्ट पूछता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दो। कैसे बनेगा? ए किधर किधर क्या ढूंढ रहे हो? ओवरऑल आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, उसका फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म। सो ईबीआईटी मेरा था 5 लाख रुपए और वैल्यू ऑफ द फर्म अभी आया 41,60,000। सॉल्व कर लो। 5 लाख डिवाइडेड बाई 4160, 12.02, 12.02%।
दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भी आपको पता कैसे चला यही अप्रोच लेना था? मैं गौर किया मेरे पास क्या इनपुट है और मुझे क्या आउटपुट तक पहुंचना है। मेरे को देखो मैं बताता हूं मेरी सोच कैसे डेवलप हुई। मेरे को यार नजर पड़ गई इस बात पे, पूरा शुरुआत से सोचना। हाँ, कैसे सोचते हैं वो भी बता रहा हूं आपको मैं। मेरे को यहां पे अर्निंग दिया, अर्निंग देने के बाद में अपने को डेट दिया, परसेंट दिया, तो इतना पता चल गया था कि इंटरेस्ट सवाल में 80,000 होगा। ये अर्निंग हमारा कंपनी का अर्निंग था, तो इसका ईबीआईटी मानने का गुंजाइश ज्यादा है। आप इसे पैट मानते हो तो आपकी गलती है, आपको इसको ईबीआईटी मानना था। फिर अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया यानी केई दिया, केई है 12.5%। मेरे को इतना समझ में आ गया था कि अगर वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहा है तो वैल्यू ऑफ फर्म में वैल्यू ऑफ डेट तो हमारे पास पहले ही है, हमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मुझे पता था मुझे पैट तक पहुंचना है और फिर उसको डिवाइड बाई केई करना है। केई मेरे पास पहले से था, पैट तक पहुंचना मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया, पैट तक मैं पहुंचा और उसको डिवाइड किया बाई केई। बात समझ में आई? सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होने के बाद में वैल्यू ऑफ डेट ऐड करके हमने इसको वैल्यू ऑफ फर्म बनाया। अब वैल्यू ऑफ फर्म आ गया और ईबीआईटी हमारे पास पहले से है, सो क्लियरली केओ आराम से कैलकुलेट हो जाता। केओ का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। बोलो जी, लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है, अप्रोच मैंने बताया। दिसंबर 2015 में 2 मार्क्स के लिए सवाल आया। यार ये सवाल को मैं आराम से स्किप कर रहा हूं और आप बड़े आराम से इसको बना लेना। यहां फॉर्मूला लग रहा है के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस आईपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2 से वैल्यूज पुट करनी है इसमें। वेरी इजी, 2 नंबर के लिए। आज के जमाने में 2 नंबर का एमसीक्यू डेफिनेटली इस तरह का सेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2014 8 मार्क्स के लिए। दिसंबर 2014 8 मार्क्स के लिए इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 6,10,000 रुपए पे, तो इसकी वैल्यू हो गई 60 lakhs। प्रेफरेंस 10,000 है और उनकी वैल्यू 100 रुपए एक की है, सो 10,000 इंटू 100, प्रेफरेंस की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपीज। साथ ही साथ मेरे ऐसे कान खड़े हो गए, मुझे यहां पीडी की वैल्यू नजर आ रही है। पीडी अमाउंट विल बी 10 lakhs का 9% यानी 0.9 lakhs। ऐसे ही पूछ लिया तो काम आ जाएगा। नेक्स्ट है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमारे पास 30,000 हैं 100 रुपए के भाव पे, तो डिवेंचर हमारे पास 30 लाख रुपए के। और अगर हमको यहां इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ा तो 30 लाख रुपए पे हमको 12% इंटरेस्ट यानी 3.6 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर यही हमारा हिसाब किताब रहा वेट्स कैलकुलेट करते वक्त, तो ये वेट्स आएंगे 0.60, 0.10, 0.30। अगर यही वेट्स यूज करने हुए तब तो यही वेट्स लेंगे 0.6, 0.1, 0.3। सेम सिली चीज यार, P0 दिया है, D1 दिया है और ग्रोथ दिया है। 2.5 20% आना चाहिए अपना केई। अरे नहीं गलत हुआ, मैं 17.5% आ रहा है केई। केई विल बी 2.5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05, तो ये आ रहा है 17.5%, 17.5%। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, तो अपना ये जो डिबेंचर है ये 8.4% हो जाएगा। केपी 9% रहेगा और ये 17.5% होगा। क्यों, ये देखा देखा लग रहा है ये तो? हाँ देखा हुआ ही है। सेम सेम सवाल, सिमिलर सा सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। एकदम सिमिलर सा सवाल हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। जून 2016, सिमिलर, एकदम सिमिलर। लिख लो आप, सिमिलर टू जून 2016। इसका सेकेंड पार्ट देख करके मुझे ख्याल आया कि एकदम ही सिमिलर है। और नंबर्स अगर देखें तो यार नंबर्स मैच किए क्या? नहीं, नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं।
काफी डिफरेंट है उसके नंबर्स, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज इट इज एकदम सेम। तो ठीक है, एक ही सवाल पे ज्यादा माथापच्ची नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अप इज दिसंबर 2014, 2 नंबर के लिए ये फिर से सवाल में बोला है एम लिमिटेड डज नॉट यूज डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि अनलेवरेज्ड कंपनी है। कंपनी का ईबीआईटी है 2 लाख रुपए, कैपिटलाइजेशन रेट है 12%, टैक्स रेट है 30%। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू एमएम हाइपोथेसिस। पहला, या यार वैल्यू ऑफ फर्म जो है ना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी बिकॉज दिस कंपनी डज नॉट हैव लेवरेज। सो दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म। हमें चाहिए यहां पैट, तो भाई पैट से पहले हमारे पास ईबीआईटी है, इंटरेस्ट कुछ है नहीं, आफ्टर टैक्स कर देंगे तो पैट आ जाएगा। सो 2 लाख रुपए की ईबीआईटी, टैक्स रेट है 30%, तो ये आ गया 1,40,000 का पैट। सो पैट डिवाइडेड बाई करेंगे के, 1,40,000 डिवाइडेड बाई 12%। इसका रिजल्ट आ रहा है 11,66,667, 11,66,667। नेक्स्ट पेज में आंसर है। 2 नंबर का था यार, मतलब क्या ही है, 2 नंबर इज नॉट एनफ। हमारी भूख थोड़ी ना खत्म होती है इससे। जून 2014 में भी 2 नंबर का सवाल आया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% आफ्टर टैक्स दिया है, आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% एट 0 लेवरेज। ओके, सो दिस इज के 12%, पर अगर लेवरेज बढ़ेगा तो के ही बढ़ता जाएगा, ये याद रखना। हाँ, इट कीप्स, अच्छा ये बात लिखी हुई है इन्होंने कि इट विल कीप इंक्रीजिंग एज लेवरेज इंक्रीजेस। आपको बोलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करो जब WD इज इक्वल टू 60% and WE obviously will be 40% under net operating income approach। करो कैलकुलेट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यार हो जाएगा कैलकुलेट, कौन सी बड़ी बात है। वो बोलेंगे KD इज इक्वल टू 9% आफ्टर टैक्स दिया हुआ ही है, और बोलेंगे के इज इक्वल टू 12%, है ना, यही सोच रहे हो। तो भाई मैं बता दूं, आपका ये जो 12% है ये तो तब है जब लेवरेज नहीं है आपके बिजनेस में। जब बिजनेस में लेवरेज होगा तो ये 12% से ऊपर चला जाएगा। कितना सवाल में बोला भी नहीं। अब करो इसको सॉल्व, कर लोगे? नहीं हो रहा भाई, ये सवाल थियोरेटिकल सवाल है, इसको प्रैक्टिकल के नाम पे रैप अप किया गया है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच यही कहता है कि आपका बिजनेस में आप कितना भी लेवरेज ऐड करो, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम। तो अगर आपकी कंपनी बिना लेवरेज के काम कर रही थी और उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 12%, इसका मतलब उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 12% था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो आगे लेवरेज कितना भी ले लो उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% ही रहेगा। कसम, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। 12% का वैक, हमेशा वैक 12% ही रहेगा। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अपने को सिखाता है, थ्योरेटिकल ज्ञान है। जून 2013 का ये क्वेश्चन है। आइए, ये हम लोग आज का बोल सकते हैं, ये जो पार्ट 1 बना रहा हूं मैं, इस पार्ट 1 का ये आखिरी सवाल है। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट बनाने का मेरा मन है। इनिशियली तो मैंने कहा था एक सिंगल वीडियो में मैं सब करूंगा, बट आई थिंक दैट विल बी टू मच, तो इसीलिए इसको एक पार्ट बनाएंगे। दिस पार्ट 1 विल एंड हियर आफ्टर दिस क्वेश्चन, एंड फिर सेकंड पार्ट में हम एडिशनल क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है ना, दैट विल बी फेयर। आओ जी, इस सवाल पे गौर करना। अपने को यहाँ पे इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 10 रुपए करके, टोटल 100 लाख रुपए का, प्रेफरेंस 30 लाख का, डिबेंचर्स 70 लाख का। अगर वेट्स निकालना हो तो आराम से निकलेगा यहाँ पे। मार्केट प्राइसेस सबकी अलग अलग दी हुई है। फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है इक्विटी का, तो 35 में से 5 घटा ही दो, 30। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हम मान रहे हैं 3 रुपए और ग्रोथ मान रहे हैं 5 रुपए। के ही निकल गया। के का फॉर्मूला होता है D1 बाई P0 प्लस G। D1 इज इक्वल टू 3, ये है 30 प्लस 0.05, 15% इज अवर के।
इससे आसान कुछ हो सकता है? 15% इज अवर के। नेक्स्ट अपने वो बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीमेबल है प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे। तो भाई प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, यानी रिडेम्पशन वैल्यू हो गई 110, और इस पे फ्लोटेशन कॉस्ट था 2% का। तो 100 रुपए के शेयर पे आपका 2 रुपया फ्लोटेशन का ही चला गया, तो आपका इशू प्रोसीड हुआ 98 रुपीज। इशू प्रोसीड इज इक्वल टू 98 रुपीज। तो इस पे आपको सॉल्व करना है केपी, फॉर्मूला लगेगा पीडी प्लस आरवी माइनस आईपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2। पीडी आएगा यहां पे 10 कितना है, पीडी है 9% के हिसाब से, तो 100 रुपए पे 9% डिविडेंड का अमाउंट आएगा 9 रुपए, रिडेम्पशन 110 पे, इशू 98 पे, 10 साल का ये प्रेफरेंस शेयर है। सॉल्व कर लीजिए। वंस यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट द रिजल्ट दोस्तों। केपी आ जाएगा, बड़े आराम से केपी आ जाएगा। इसी तरह डिबेंचर भी आएगा मेरे ख्याल से, रिडीमेबल तो पार पे है, यानी आरवी इज इक्वल टू 100, बट इशू प्रोसीड्स इज एट 4% फ्लोटेशन। तो भाई ये भी 100 रुपए का था, तो इसका इशू प्रोसीड्स आएगा 96। ये भी 10 साल की मेच्योरिटी के साथ आता है। पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें 14% जो इंटरेस्ट है उसको आफ्टर टैक्स जरूर करना। सो यहां केडी कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूं। केडी विल बी इक्वल टू 14 इंटू 1 माइनस 0.30। कॉर्पोरेट टैक्स से 30% दिख रहा है मुझे, आपको नहीं दिख रहा, मुझे दिख गया था। मेरी स्क्रीन पे आपको जितना दिखता है उससे ज्यादा दिखता है, ठीक है। सो यहां पे अपना इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी हो गया। फिर इसके साथ में रिडेम्पशन वैल्यू कितना है, रिडेम्पशन वैल्यू है 100, इशू प्रोसीड्स 96 डिवाइडेड बाई 10, ये न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर होगा 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2। सो इफ वी विल सॉल्व दिस वी विल आल्सो गेट केडी, we will also get KD, and then what is left? Then nothing is left. बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू वेट से सॉल्व करना है। बुक वैल्यू तो सामने ही दिख रहा है, बुक वैल्यू वेट्स आएगा 0.5, 0.15, 0.35। दिस विल बी योर बुक वैल्यू वेट्स। और मार्केट वैल्यू वेट्स निकालने के लिए सबसे पहले मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, और फिर उससे वेट्स निकलेगा। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यार उसको एकदम शॉर्टकट में बना दें तो वो भी पॉसिबल है। 100 लाख पे आपका मार्केट वैल्यू, पहले डिवाइड करो इसको इसके फेस वैल्यू से, और फिर मल्टीप्लाई करो इसके मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू है 35, सो दिस विल बी 350 lakhs। मार्केट वैल्यू विल बी 350 lakhs दोस्तों, क्लियर। दूसरा है 30 lakhs का बुक वैल्यू, इसका फेस वैल्यू है 100, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू है 120, सो दिस विल बी 36 lakhs, 36 लाख रुपीज इन द नेम ऑफ प्रेफरेंस, मार्केट वैल्यू आ रही है ये। एंड फिर 70 lakhs इन डेट डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट प्राइस इज 110, सो दिस विल बी 77 lakhs। इसका टोटल कीजिए 463 lakhs। अब इसका वेट्स आप आराम से निकाल पाएंगे। बुक वैल्यू इज इजी, बुक वैल्यू का वेट निकालना बहुत ज्यादा आसान है, वो मैंने पहले ही कहा था 0.5, 0.15, 0.35 से आ जाएगा। लेकिन मार्केट वैल्यू में थोड़ा एडजस्टमेंट है, डिवाइड करना पड़ेगा फेस वैल्यू से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से। दैट वे वी विल गेट मार्केट वैल्यू, एंड वंस वी गेट अवर मार्केट वैल्यू फिर अपना आराम से वेट कैलकुलेशन आराम से हो जाएगा। क्लियर, रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। इसमें कुछ इसमें खास नहीं है, ये बुक वैल्यू का रिजल्ट आ रहा है और ये मार्केट वैल्यू का। अब जो लेवल ऑफ नॉलेज इंपार्ट हो रहा है उसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा। लगभग बोल सकता हूं मैं कि ये फर्स्ट पार्टी लगभग 1.25 घंटे का रेडी हो गया। 1.25 घंटे में मैंने सारे पास्ट टर्म पेपर को डिस्कस कर दिया। मैं ऑब्वियसली ये कहना नहीं चाहता कि मैंने सॉल्व किया है, स्क्रिबल्स किए हैं,
नंबर्स बता दिए कैसे आएंगे, लेकिन मोटा मोटी डिस्कशन हुआ है। 1.25 घंटे अगर मुझे इसको डिस्कस करने में लगे हैं, आपको सोचिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम देना होगा। एंड यकीन मानो, अगर आपने इसके प्रैक्टिस के लिए समय दे दिया, और ये कर क्या रहे हो आप, पहले एक बार जस्टिफाई करते हैं हम कर क्या रहे हैं। हम पूरा स्कैनर सॉल्व कर दिए। आपके पास जो स्कैनर है ना, देख लो, आप स्कैनर के सारे सवाल सॉल्व हो गए। पूरे स्कैनर को हम डिस्कस कर रहे हैं, बना रहे हैं। समय नहीं लगेगा क्या? लगेगा। आपको रश नहीं करना है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दिया कि कैसे क्या बनेगा सवाल, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सोच क्या होनी चाहिए। सवाल बनाने की जिम्मेवारी अभी भी आपकी है। अगर आप सवाल बनाएंगे, या फिर अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको लग रहा है सवाल देखे हुए थे, ब्रशअप हो गए, काम खत्म, कोई बात नहीं। अगर आपको अपने मन में कॉन्फिडेंस है ना, आगे बढ़िए। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उल्टा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, प्रैक्टिस करिए। द मोमेंट यू हिट योर कॉपी एंड योर पेन एंड योर कैलकुलेटर, आप नोटिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिर्फ इसी चीज की जरूरत है। इसके सेकेंड पार्ट में मैं अब मिलूंगा आपसे, जब मैं एडिशनल क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो हमारी शीट में ही है। ये एडिशनल क्वेश्चंस हमारे बोल सकते हैं स्टडी मैट में तो नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर पेपर डेंजरस आया तो एग्जाम में शायद प्रकट होने के चांसेस हैं, अगर डेंजरस आया तो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि यार हार्ड सवाल जो होते हैं उनको एग्जाम में बनाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो हार्ड के भरोसे मत रहिए। आपकी तैयारी अच्छी है तो हार्ड क्वेश्चंस देख के जाइए, तैयारी अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, जो आता है उतना अच्छे से करिए। बात बाकी सारे स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग इज बीइंग कॉन्स्टेंटली डिस्कस्ड ऑन द चैनल पे अभी तूफानी ढंग से वीडियोस की बारिश हो रही है। खूब इस बारिश में भीगिए, खूब सारे वीडियोस देखिए जिन जिन चीजों की जरूरत है। जस्ट इन केस आपको ऐसा लगता है कि यार यूट्यूब इज अ डिस्ट्रैक्शन, तो प्लीज यार फोन बंद करके साइड में रख दो। मैं ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको लास्ट टाइम तक किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए। ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए सर्विस है। पर यार जो अच्छे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी रिवीजन करके बंद कर दिया, बेकार का ट्रॉमा अपनी लाइफ में नहीं चाहते, मत करो इधर, टाइम वेस्ट भी मत करो। यूट्यूब पे आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास पढ़ाई करिए। डाउट्स कुछ भी है आप ऑलरेडी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होंगे। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस एंटायर सेशन। आई होप आपको इस सेशन में उतना ही मजा आया जितना पहले आया था। और आगे इसके पार्ट 2 में डेंजरस सवाल बनाना है तो जरूर से देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अभी के लिए पार्ट 1 यहां कंप्लीट होता है और बहुत जल्द पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद नए चैप्टर में भी प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।